हेडिंग क्या लिखा है, फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी चाहे तो और क्या कर सकती है, और शेयर कैपिटल इश्यू कर सकती है, नहीं एफपीओ नहीं बोलेंगे, ठीक है। फर्दर मतलब कंपनी के पास अच्छा खासा शेयर कैपिटल है लेकिन वो चाहती है और मार्केट से फंड रेज करना, ठीक है। तो फर्दर क्या क्या शेयर इशू कर सकती है, पहला क्या लिखा है, राइट इशू। दूसरा क्या लिखा है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। शॉर्टकट में क्या बोलूं, भाई यहाँ पे तो स्कीम लिखा है लेकिन तुम तो इस बोल रहे हो, पी लगा रहे हो, पी फॉर प्लान। प्लान बोलो स्कीम बोलो एक ही बात है, कोई फर्क पड़ता नहीं है, मत कंफ्यूज होना। दीदी ये बार बार स्कीम बोल रहे, स्कीम प्लान एक ही बात है, लेकिन बचपन से आप इसॉप इसॉप बोलते हैं इसलिए अपन भी अभी भी इसॉप ही बोल रहे हैं, चलेगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बोलो या फिर स्कीम। नेक्स्ट क्या है, इश्यू ऑफ प्रेफरेंशियल बेस। अब डिफरेंस समझना, प्रेफरेंशियल हमने इससे पहले शेयर्स पढ़ा है। प्रेफरेंशियल शेयर्स वही जो इक्विटी होता है, जो प्रेफरेंस दी जाती है। प्रेफरेंस दो जगह दी जाती है, डिविडेंड के टाइम पे दी जाती है और वाइंडिंग अप के टाइम पर रीपेमेंट, वो प्रेफरेंशियल शेयर्स थे। यहाँ प्रेफरेंशियल बेस बोला है, तो कहीं भी प्रेफरेंशियल शेयर्स आएंगे, ध्यान दो इधर, प्रेफरेंशियल इशू बोलेंगे, शेयर्स बोलेंगे, बेस बोलेंगे, तो डिफरेंस समझना, ठीक है। ये वो वाला प्रेफरेंस शेयर नहीं है, याद रहेगा। चले, हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल में सेक्शन नंबर 62। कौन सा सेक्शन चल रहा है, 62। 62 का सब सेक्शन 1, 62 का सब सेक्शन 1, इसमें ए है, बी है, सी है। अब सबसे पहले सेक्शन 62 का जो ए है वो क्या बोलता है, राइट इशू। क्या बोलता है, राइट इशू। राइट इशू कैसे करना है, ये सेक्शन 62 के 1 के ए में दे रखा है। 62 के 1 के बी में क्या लिखा है, इसॉप। इसॉप का फुल फॉर्म बताओ, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या फिर स्कीम, एक ही फर्क। सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 क्लॉज क्या है, सी, इसमें क्या बता के रखा है, प्रेफरेंशियल बेस। क्लियर है, चलो वापस। सेक्शन 62 बोलता है कंपनी फर्दर इशू लेकर आ सकती है। फर्दर इशू में इन्होंने तीन बातें बताई। पहला क्या बताया, राइट इशू। दूसरा क्या बताया, इसॉप। तीसरा क्या बताया, प्रेफरेंशियल बेस, ठीक है। चलो अब ये तीन चीजों को डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले इन्होंने खुद ही शॉर्ट में बता के रखा है, ये राइट इशू किसको देते हैं बच्चों, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे। तुम मेरे कंपनी का ऑलरेडी शेयर होल्डर हो, मुझे और फंड चाहिए तो मैंने क्या किया, तुम्हें शेयर सर्टिफिकेट दिया, ठीक है, और बदले में तुमसे पैसा लिया। तो जब हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू करते हैं तो इसे हम बोलते हैं राइट इशू, ठीक है। चलिए रीड करो क्या लिखा है, हु एट द डेट ऑफ द ऑफर आर दी, जब हमने आपको ऑफर दिया आप ऑलरेडी हमारे क्या थे, होल्डर थे, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे ऑफ द कंपनी। इन प्रपोर्शन टू पेड अप, आपने जितना पैसा पे किया है उतने ही प्रपोर्शन में हम आपको क्या देंगे, राइट इशू करेंगे। अगर आपके पास 10,000 है तो 10,000 के हिसाब से प्रपोर्शनेट शेयर मिलेगा। आपके पास 1 लाख है तो 1 लाख के हिसाब से प्रपोर्शनेट मिलेगा। मैंने बोला हर एक शेयर होल्ड करने वाले को, हर एक शेयर होल्ड करने वाले को मैं 10 शेयर दूंगी। एक शेयर होल्ड किया है तो कितना दूंगी, 10। अब तुम्हारे पास 10,000 है, परस के पास कितने हैं, 10,000 है, तो एक के बदले में 10 मिल रहे, तो 10,000 के बदले में क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अब इसके पास 1 लाख शेयर है, मैंने क्या बोला, एक शेयर के बदले में कितना मिल रहा है, 10, तो 1 लाख के बदले में क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 10। के बात समझ में आ रही है, 10 लाख। तो इस तरीके से इन्होंने बोला है कि जब ये शेयर अलॉट किए जाते हैं ना तो कंपनी कंपनी प्रपोर्शनेट बेसिस में देगी, जिसके पास जितने शेयर्स है उसको उस हिसाब से शेयर्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया एक शेयर होल्ड करने वाले को एक शेयर मिलेगा, तो इसके पास 10,000 है और 10,000 मिल जाएंगे, 20 मिल जाएंगे। इसके पास 1 लाख है, 1 लाख की जगह एक और 1 लाख मिल जाएगा तो 2 लाख हो जाएगा। तो कंपनी खुद से अपनी मर्जी से डिसाइड करती कि उसे किसको कितना देना है, लेकिन प्रपोर्शन इनके शेयर से ही डिसाइड होगा, जितना इन्होंने ऑलरेडी हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। क्या बात समझ में आ रही है, चलिए। अब यहां पर एक ऑफर किया जाता है डॉक्यूमेंट, उसे क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ ऑफर। ध्यान रखना, अगर मैं जनता को इश्यू लेकर आ रही हूं तो मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट देना, उन्हें प्रोस्पेक्टस। जब मैं प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही हूं तो कौन सा डॉक्यूमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। सिचुएशन के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट का नाम बदल जा रहा है लेकिन एक्चुअल में वो हो है क्या, प्रोस्पेक्टस ही है। प्रोस्पेक्टस एक तरीके से क्या है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि आओ हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो। अब तुम्हारे पास ऑलरेडी
जब मैंने पब्लिक इशू किया होगा तो तुम्हारे पास ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस होगा। अब मैं दोबारा से आपको प्रोस्पेक्टस नहीं दे रही हूँ, रादर उसकी जगह क्या दे रही हूँ, लेटर ऑफ ऑफर। आपके आंसर में सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑफर डॉक्यूमेंट का नाम बदलता जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, सब्जेक्ट उन्होंने बोला कुछ कंडीशन तो प्रिस्क्राइब है वो फॉलो करनी पड़ेगी। तो अभी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, राइट इशू। राइट इशू क्या होता है, एग्जिस्टिंग शोल्डर को देते हैं। जब हम देते हैं तो हम एप्लीकेशन फॉर्म तो देंगे, साथ में क्या देंगे, लेटर ऑफ ऑफर देंगे। प्रोस्पेक्टस टर्म यूज नहीं करते, क्लैरिटी है। चलिए, अब इसॉप क्या होता है, इसॉप क्या होता है, किसे देते हैं, एम्प्लॉय को, ठीक है। तो ये भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को दे रहे। देन प्रेफरेंशियल बेस क्या बोलता है कि हम सेलेक्टेड लोगों को दे रहे, वहीं खड़े रहेंगे, वहीं से पढ़ेंगे। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, वहीं खड़े होकर पढ़ाई करेंगे अपन आज। चलिए, तो राइट इशू का कंसेप्ट समझ में आए तो वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, राइट इशू, उसके बाद इसॉप पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेफरेंशियल बेस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइट इशू का बेस समझो। अगर आप राइट इशू कर रहे हो, एक बार प्लान करो, हम आईटेक्स कंपनी राइट इशू लेकर आ रहे, सबसे पहले कौन मीटिंग करेगा, सबसे पहले कौन मीटिंग करेगा, बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के अंदर क्या पास होगा, पहले बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग के अंदर क्या पास होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन। मेरे दिमाग में आइडिया आया कि चलो एक काम करते हैं, अपनी क्यों ना एग्जिस्टिंग शोल्डर से ही क्या ले लेते हैं, शेयर इशू कर लेते हैं, कैपिटल ले लेते हैं। तो मैं रॉकी सर, अभिषेक सर के साथ बोर्ड मीटिंग करूंगी और उसमें फाइनल करूंगी। तो वो अगर हाँ बोलेंगे तो मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगी ना, मेरे अकेले से काम बनेगा क्या, नहीं, एटलीस्ट दो लोग होने चाहिए। अगर डायरेक्टर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तीन लोग हैं, तीन में से एक ने बोला है तो भैया मीटिंग करवाओ ना, मीटिंग करवाने में बोर्ड रेजोल्यूशन पास कराओ। बात समझ में आ रही है। चलिए, सेकंड, अब क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। किसे नोटिस देना पड़ेगा, शेयरहोल्डर्स को। तुम सबकी मीटिंग बुलाऊंगी, इस मीटिंग में डिस्कस करूंगी और डिस्कस करके क्या पूछूंगी कि भाई हमें क्या करना है, एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को राइट इशू करने का प्लान है, बताओ कर सकते कि नहीं कर सकते, तो आपका वोट आएगा, ठीक है। अब नोटिस के साथ साथ क्या मिले, देना पड़ेगा मुझे, क्या देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। फिर उसके बाद मीटिंग हो जाएगी, उसे क्या बोलूंगी, जनरल मीटिंग। और जनरल मीटिंग में क्या पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। बात समझ में आ रही है। चलो, अब मैं अपने एग्जिस्टिंग शोल्डर को ऑप्शन दे रही हूँ, चाहूं तो मैं इक्विटी शेयर इशू कर सकती हूँ और चाहूं तो क्या दे सकती हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स, मर्जी मेरी। चलो, प्रोसेस यही है। अगर कंपनी ने क्या डिसाइड किया, इक्विटी शेयर्स देने का, तो उन्होंने कहा बस किससे काम बन जाएगा, बस बोर्ड रेजोल्यूशन से काम बन जाएगा। अगर कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि प्रेफरेंस शेयर्स देने मुझे, तो बोर्ड रेजोल्यूशन और साथ में क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। वापस मेरी कंपनी ने डिसाइड किया इक्विटी, तो बोर्ड मीटिंग होगी और बात वहीं खत्म। क्या मुझे एसआर पास करने की जरूरत है, क्या एसआर कब पास करना था, जब प्रेफरेंस शेयर्स दे रही हूं मैं तो, ठीक है। चलो, फिर उन्होंने क्या बोला, कंपनी शेल सेंड, कंपनी क्या भेजेगी घर पर, क्या प्रोस्पेक्टस दे रही है, क्या दे रही है, लेटर ऑफ ऑफर, ठीक है। क्या इस लेटर ऑफ ऑफर को LOO लिखा है, बस शॉर्टकट है। नेक्स्ट, लेटर ऑफ ऑफर शेल स्पेसिफाई, क्या स्पेसिफाई करेगा, उसमें क्या क्या लिखा होगा, नंबर ऑफ शेयर्स, जो भी ऑफर कर रहे हैं, डिटेल पूरी लिखी होगी कि भाई इक्विटी दे रहे हैं या फिर क्या दे रहे हैं, प्रेफरेंस। इश्यू, अब समझना, तुम लोग मेरे एग्जिस्टिंग शोल्डर हो, ठीक, तुम लोगों से मैंने पूछा, तुम लोगों ने हाँ बोल दिया। अब मुझे ओपन करना है तो क्या होता है, विंडो ओपन करनी पड़ती है, विंडो ओपन करनी पड़ती है। तो इन्होंने कहा ऑफर आप 15 से 30 दिन के लिए ओपन रखना, मिनिमम मुझे ये विंडो ओपन रखनी है जिसमें आप मेरे इस ऑफर को क्या करोगे, वहीं खड़े रहना, जिसमें आप मेरे ऑफर को क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। वापस समझना, हम क्या कर रहे हैं, राइट इशू। तुम सारे लोगों ने हाँ बोल दिया, अब मुझे विंडो ओपन करनी है। विंडो ओपन करनी है कि मुझे आपको इतने दिन के अंदर हाँ बोल देना है। मेरी कंपनी ने बोला 20 डेज के लिए विंडो ओपन रहेगी। कितने डेज के लिए, 20 डेज के लिए। ऑफर आपके घर पहुंच चुका है, अब आपको हाँ बोलना है या फिर ना बोलना है, जो भी आपको लेना है। इसके लिए मैंने कितने दिन का समय दिया आपको, 20 दिन का समय। लॉ बोलता है मिनिमम 15 दिन दो और मैक्सिमम कितना दे सकते हो, 30 डेज। मेरी कंपनी ने क्या बोला कि मैं 20 दिन का रखना चाहती हूँ, रख सकती हूँ क्या। मेरी कंपनी ने कहा मैं 14 डेज का रखना चाहती हूँ, रख सकती हूँ क्या, नहीं। मैं 35 डेज का रखना चाहती हूँ, रख सकती हूँ क्या, नहीं। तो लॉ साफ बोलता है प्लीज आपको ओपन करना है मिनिमम कितने दिन के लिए, 15 दिन के लिए विंडो ओपन होनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा कितने रख सकते हो, 30 डेज। इस 30 डेज में या फिर इस 15 दिन में जो भी आपने रखा, अब आपके ऑफर आएंगे।
ठीक है, कि हाँ हम ये एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, अब आपकी मर्जी, जितने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। फ्रॉम द डेट ऑफ, कहां से देखा जाएगा, जब भी हमने आपको ऑफर दिया, आपके घर में लेटर ऑफर पहुंचा, वहां से 15 दिन के अंदर, 15 दिन का हमने समय दिया। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, अभी मतलब किसकी बात हो रही थी, पब्लिक कंपनी, किसकी बात हो रही थी, पब्लिक कंपनी। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो साफ इन्होंने बोला जो 15 डेज का जो ड्यूरेशन है उससे कम भी हो सकता है। कितना कम हो सकता है, 7 डेज। आप लोग सब मेरी प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर हो, अगर आप लोग सहमति दिखाते हो, कितने परसेंट लोग मुझे कंसर्न देते हैं, कितने परसेंट लोग कंसर्न मुझे देंगे, 90% लोग मुझे क्या देंगे, कंसर्न देंगे, कि दीदी 15 दिन मत दो, 15 दिन बहुत ज्यादा हो रहा है, हम अपना काम 7 डेज में भी कर सकते। तो मैंने कहा ये मैं तब कहूंगी जब मीटिंग में मुझे 90% लोग ये लेटर में लिख कर दे देंगे कि 15 दिन की जगह 7 दिन में भी हमारा काम बन जाएगा। लेकिन अगर 90% लोगों ने हाँ बोला है तो क्या यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रहा है, नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, 90% एक अलग से क्राइटेरिया दे दिया। स्पेशल रेजोल्यूशन आपने पास किया, क्या बोला कि दीदी हाँ राइट इश्यू लेकर आ जाओ, और प्लस साथ में आप लोगों ने किसके लिए वोटिंग करवाई, कि 15 दिन से कम डेज में भी हमारा काम चल जाएगा, हम तो ऑफर एक ही दिन में एक्सेप्ट कर देंगे। तो इन्होंने कहा कि फिर भी हम 7 डेज के लिए, क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, कोई टाइम पे नहीं ऑफर दे पाया, क्योंकि ऑफर के साथ साथ पैसे भी देने होते हैं। आपको मालूम है ना कि मैंने लेटर ऑफर दिया, साथ में क्या दिया, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म दिया, मैंने कंपनी ने आपको दिया, अब आप रिप्लाई क्या करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे और साथ में क्या करोगे, मनी दोगे। तो हमने इसके लिए क्या बोल दिया, ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए 15 दिन की जगह पे क्या कर दिया, 7 डेज। लेकिन 7 डेज तब होगा जब प्राइवेट कंपनी के 90% लोग हाँ बोलेंगे। क्या ये जनता को बोला, पब्लिक को बोला, नहीं, पब्लिक कंपनी में ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। लेटर ऑफ ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द शेयर होल्डर विद इन द गिवन पीरियड। टाइम पीरियड या तो 15 दिन है या तो 7 दिन है, ठीक है। इन्होंने कहा जो भी टाइम पीरियड है उस दिन के अंदर शेयर होल्डर ने क्या नहीं किया, एक्सेप्टेंस नहीं दिखाया, तो इट शेल बी डीम टू हैव, मान लेंगे कि वो क्या कर रहा है, ऑफर रिजेक्ट कर रहा है। राइट, ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है, रिनाउंस करना कुछ सुना सुना सा लग रहा है, पिछली क्लास में पढ़ाया था प्राइवेट प्लेसमेंट में। ट्रांसफर करना कुछ याद आ रहा है, रिनाउंस करना, रिनाउंसिएशन का राइट। तुम लोग मेरे एग्जिस्टिंग शोल्डर हो, तुमको मैं ऑफर लेकर आ रही हूँ, मैं पनस को ये ऑफर लेके आई, पनस चाहे तो, पनस बोल रहा है मुझे इस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है, जितना शेयर उतना शेयर रखना, मुझे कोई शेयर नहीं बढ़ाना। यस, पनस अपने रिलेटिव को ट्रांसफर करना चाहता है। तो मैंने कहा था कि ये हम कहाँ पढ़ेंगे, राइट इशू में। राइट इशू में होता क्या है कि हम आपको एक राइट दे रहे हैं, कंपनी का फिर से शेयर होल्डिंग आपकी आपके सेंस में ओनरशिप बढ़ाना या जो भी शेयर होल्डिंग बढ़ाना। तो यहाँ इन्होंने बोला कि आप चाहो तो क्या कर सकते हो, रिनाउंस कर सकते हो, लेकिन ये वाली बात कहाँ लिखी होनी चाहिए, स्टेटेड इन दी लेटर ऑफ ऑफर। अनलेस, ध्यान रखना, आपके आर्टिकल भी आपको ये अलाउ कर रहा हो, आर्टिकल में ये सारी पावर होनी चाहिए। when the given timeline expire और the person decline, या तो टाइम खत्म या तो सामने वाले ने क्या कर दिया, मना कर दिया, तो मान लिया जाएगा भैया खत्म। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिस्पोज ऑफ द शेयर इन सच मैनर, जो भी बता के रखा है, विच इज नॉट डिसएडवांटेजेस टू द शेयर होल्डर एंड द कंपनी। कुल मिलाकर वापस हम क्या पढ़ रहे हैं, हेडिंग बताओ क्या पढ़ रहे हैं, राइट इशू। राइट इशू मतलब क्या, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देना। क्या दे रहे हो, इक्विटी दे रहे हो या फिर प्रेफरेंस। इक्विटी दे रहे हो तो बस किससे काम चल जाएगा, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन। अगर आप प्रेफरेंस दे रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन भी और जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन भी। अब आपको मैं जो डॉक्यूमेंट दूंगी उसे प्रोस्पेक्टस नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ ऑफर। अब जब मैं ये लेटर ऑफ ऑफर दूंगी और साथ में क्या दूंगी, एप्लीकेशन फॉर्म। अब आप अपना एक्सेप्टेंस दिखाएंगे किससे, एप्लीकेशन मनी से। मैं एक विंडो ओपन करूंगी, लॉ बोलता है ये विंडो मिनिमम 15 दिन के लिए ओपन करना है, और अगर आप चाहते हो तो मैक्सिमम 30 डेज। अब आपका 15 से 30 के बीच में ही डे डिसाइड होना चाहिए। मैंने अपने एग्जाम्पल में 20 दिन रखा है, रख सकती हूँ, 20 दिन के लिए विंडो ओपन है। अब 20 दिन के अंदर आपने अपना एक्सेप्टेंस दिखाया तो यस आप एलिजिबल हो, नहीं दिखाया तो हम मान लेंगे कि आप क्या कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो। अब आप चाहो तो 15 दिन से कम डेज भी डिसाइड कर सकते हो, लेकिन कौन, पब्लिक की प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी। लेकिन कंडीशन, कंडीशन क्या है, 90% का क्या होना चाहिए, कंसर्न मिलनी चाहिए, रिटर्न। अब लेटर ऑफर में सारी डिटेलिंग लिखी होगी, विंडो कितने दिन के लिए ओपन होना है, सब कुछ। इवन ये भी लिखा होगा कि राइट इश्यू एग्जिस्टिंग शोल्डर को दे रहे हैं, आप चाहो तो इसे क्या कर सकते हो, किसी और को रिनाउंस भी कर सकते हो। क्लैरिटी है। अंडरराइटर हर केस में होता है,
ठीक है, लेकिन राइट इशू के केस में जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर होता क्या है, एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को ही दे रहे और ये चाहे तो रिनाउंस करते, तो अंडर राइटर में को हम रखना ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। किसमें? राइट इशू के केस में। ठीक है, चलो बैठो जल्दी जल्दी जल्दी। 3 दिन कहाँ पढ़ा है मैंने? हाँ हाँ, 30 दिन। हाँ हाँ हाँ। 90% किस चीज के लिए बताओ जरा? अच्छे प्रेजेंटेशन में जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया, सारी चीजें यहाँ पे बस लिखिए। राइट इशू किसको देते हैं? सबसे पहले डेफिनेशन दे रखी है, किसको देते हैं? एग्जिस्टिंग शोल्डर को। ठीक है, कैसे देते हैं? क्या हो गया? कीड़ा पड़ा हमने, है ना? चलो, एग्जिस्टिंग शोल्डर को मिलता है, डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है? लेटर ऑफ ऑफर। ठीक है, चलो, नोटिस देना है, जो भी टाइम पीरियड होगा प्रिस्क्राइब। आपको विंडो ओपन करनी है, मिनिमम मैक्सिमम। लेकिन इन्होंने कहा है कि आप चाहो तो लेसन नंबर ऑफ डेज भी कर सकते हो। वो लेसन नंबर ऑफ डेज कितना हो सकता है? अगर 90% लोगों की हाँ होगी तो 7 डेज तक जा सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये पॉइंट क्या है? ये रेनंसिएशन का राइट क्या है? लेटर ऑफर में सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी। क्या लिखा होगा? कि रेनंसिएशन का भी राइट एग्जिस्टिंग शोल्डर आपके पास है, आप चाहो तो आपको रखना अपने पास, किसी और को देना किसी और को दो। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि आपका आर्टिकल आपको अलाउ करता, किसी को भी, इन्नी फ्रेंड को देना है, पड़ोसी को देना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देना है, जिसको देना दो। ठीक है, हाँ, खुद रिजेक्ट करना हो, किसी और को ऑफर देना। हाँ, क्लियर बच्चा? टाइम पे नहीं दिया तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टाइम लिमिट खत्म हो गई, आपने खुद से रिजेक्ट किया, टाइम खत्म हो गई, ये सारी बातें यहाँ पर घिसी बातें। हमने तो डिसाइड 20 डेज, मिनिमम 15, मैक्सिमम 30, कंपनी की मर्जी, जो डिसाइड करने करो। मैंने 25 दिन किया, कर सकती हूँ। तो 25 दिन में आपका ऑफर आ जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है तो वेरी गुड, अदरवाइज ये पूरा का पूरा कैंसिल। क्लियर है? चलिए, अब हेडिंग क्या क्या चीजें डिसाइड नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, वो 30 क्या मेंशन था, इतने दिन के अंदर अपील कर देना, एनसीएलटी के पास चले जाना, उस चीज के लिए था वो। यहाँ पे कुछ और है ये। ठीक है, वापस 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 वापस। हमेशा याद रखना, इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वही डिसाइड करेंगे कि भैया कितने लोग। लेकिन आप शोल्डर चाहे तो इसको क्या कर सकते हो? कम। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या? आपकी प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए। पब्लिक कंपनी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 15 दिन तो रखो, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा है, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, जनता बहुत ज्यादा है, तो 15 दिन तो मिनिमम आपको रखना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी आपस के लोग हैं, मिलकर डिसाइड कर लो, और कम कर सकते हो, 7 दिन तक जा सकते हो। मतलब मैंने 10 दिन रखा, मेरी प्राइवेट कंपनी 90% की हाँ हो गई, क्या मैं 10 दिन के लिए डिसाइड कर सकती हूँ? हाँ। उन्होंने कहा आप 7 तक जा सकते हो, लेकिन 5 दिन कर सकते हो, 5 दिन तक नहीं कर सकते। ठीक है, चालू हो गए तुम लोग, नलायक हो, इधर ही रहो। यार तुम लोग छोटे बच्चों यार एकदम। इधर आओ, क्या लिखा है? राइट टू, क्या था इसका मतलब? किसी को भी दे सकते, जिसको भी देना है दो। ठीक है, अब ये सारी चीजें नहीं लिखवा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, मतलब पढ़ चुके। 90% वाली बात क्या थी? डेज कम करना है तो 90 डेज की, 90% लोग की कंसर्न, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। सेक्शन 62 पढ़ रहे हैं, ऑल टाइप ऑफ कंपनी में एप्लीकेबल है, लेकिन निधि कंपनी पढ़ तो चुके हैं। क्या आती है निधि कंपनी? याद है? सेविंग को, सेविंग को अपन थ्रिफ्ट, ठीक है, सेविंग को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, लोन मिलेगा, डिपॉजिट लेंगे, जो भी है हम किससे लेंगे? अपने मेंबर से। आउटसाइडर के साथ ऐसा कुछ भी डील नहीं होती। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन दे रखे हैं, पहले सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। आ जाओ, हम सेक्शन 62 पढ़ रहे हैं। सेक्शन 62 बहुत सारी बातें करता है, सेक्शन 62 बहुत सारी बातें करता है। सबसे पहले सेक्शन 62 का सब सेक्शन 1, सेक्शन 62 का सब सेक्शन 1 और उसका क्लॉज ए किसकी बात करता है? राइट इशू। बी किसकी बात करता है? इसॉप। सी किसकी बात करता है? प्रेफरेंशियल बेसिस बोलो, प्रेफरेंशियल ऑफर बोलो, व्हाटएवर। अभी मैं जा रही हूं किसमें? सेक्शन 62 के 3 में, सेक्शन 62 के 3 में। ठीक है, चलो समझेंगे। क्या लिखा है? कन्वर्जन ऑफ लोन या फिर डिबेंचर इन इक्विटी शेयर्स। अब मुझे बताओ, जहां कन्वर्ट करने वाली बात आती है, इसका मतलब किस में कन्वर्ट होता है? इक्विटी में कन्वर्ट होता है।
ठीक है, चलो। कंपनी ने लिया है लोन, दो हेडिंग दिख रही होंगी आपको। कन्वर्जन ऑफ द लोन और डिबेंचर, या तो मैं आईटेक्स कंपनी ने लिया है लोन या फिर क्या ले रखा है, डिबेंचर। ठीक है, जब मैंने आपको ये डिबेंचर इशू किया था या फिर जब हमने आपको लोन दिया था, बैंक से हमने लोन लिया, उस टाइम पर अग्रीमेंट हुआ होगा। अगर डिबेंचर हमने इशू किया है तो इसका भी एक ऑफर डॉक्यूमेंट दिया होगा। उस ऑफर डॉक्यूमेंट में हमने साफ लिखा था हम आपका जो डिबेंचर का जो पैसा है जो हमने आपसे लोन लिया है ये हम आपको चुका देंगे। इनकेस अगर हम आपको नहीं चुकाएंगे तो हम क्या करेंगे, आपका जो डिबेंचर है उसे क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। एज पर द टर्म्स ऑफ द इशू, एज पर द टर्म्स ऑफ द इशू, इशू करते टाइम पर हमने टर्म्स एंड कंडीशन पहले ही बता दी थी। क्या टर्म्स एंड कंडीशन बता दी थी, नहीं चुका पाए तो हम क्या कर देंगे, आपका जो डिबेंचर है कन्वर्ट कर देंगे। वैसे तो हम बेस्ट ट्राई करेंगे, आपका 1 करोड़ का डिबेंचर जो हमने आपसे लिया है, मतलब मैंने आपसे पैसे लिए बदले में क्या दिया, डिबेंचर सर्टिफिकेट, क्लियर है। 2 साल में मुझे चुकाना था, 2 साल में मुझे चुकाना था, नहीं चुका पाई तो पहले ही मैंने टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर कर दी थी कि मैं आपका जो पैसा है चुकाऊंगी या फिर इक्विटी में कन्वर्ट कर दूंगी। ठीक है, सच टर्म्स आर अप्रूव, लेकिन ध्यान रखना ये जो बात है आप एक बार मीटिंग में जाकर क्या कर दो, एसआर पास कर दो। एसआर पास करना मतलब क्या, आप वो मेरे एग्जिस्टिंग शोल्डर, मैं डिबेंचर इशू कर रही हूँ, दूसरे लोगों को इशू कर रही हूँ। ठीक है, अब जब मैं दूसरे लोगों को इशू करने जा रही हूँ तो मैं प्रोस्पेक्टस वर्ड यूज नहीं करूंगी, ऑफर डॉक्यूमेंट। उस ऑफर डॉक्यूमेंट में मैंने क्या लिखा होगा कि 1 करोड़ का डिबेंचर इशू करने जा रही हूँ, तुम एग्जिस्टिंग शोल्डर को बोल रही हूँ कर सकती हूँ, तुम बोलोगे हाँ। मैंने कहा मैं एक और इसमें कंडीशन लिख रही हूँ, क्या कंडीशन है कि अगर मैं लोन नहीं चुका पाई तो वो आपके बराबरी में बैठेंगे। आपके बराबरी में बैठेंगे मतलब क्या, वो भी क्या बन जाएंगे, इक्विटी शोल्डर। भैया जो डिविडेंड अभी तक आपको मिल रहा है वो डिविडेंड क्या होगा, उनके साथ आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आपको मंजूर है, अगर आपने एसआर पास किया दैट मीन्स आपको ये बात मंजूर है। ठीक है, तो साफ इन्होंने बोला अगर आपका कोई भी लोन है या आपका कोई भी डिबेंचर है, आपका प्लान है उसे कन्वर्ट करने का, तो आप तब ये कन्वर्ट कर पाओगे अगर, पहली बात, पहले से ही ऑफर डॉक्यूमेंट में ये बात उनको क्लियर थी। दूसरी बात, जो ये बातें क्लियर है उसे हमने किससे पूछ लिया है, अपने शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करवा दी। तो दो कंडीशन, उन डिबेंचर होल्डर को भी पता है क्योंकि ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था। दूसरा, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को भी पता है क्योंकि इनसे पूछ के ही तो हमने ये काम किया था। तो ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो हम अपने डिबेंचर लोन को आगे चलकर इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते। क्या पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब आती है हमारी सीजी की मनमानी। कौन है ये सीजी, जरा बताओ। सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया, किसने लोन दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया। या फिर डिबेंचर, डिबेंचर किसने, कंपनी ने डिबेंचर इशू किए, खरीदे किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। समझना, कन्वर्जन ऑफ द लोन एंड डिबेंचर इनटू शेयर्स, क्या लिखा है, कौन से क्यों, सीजी ने ऐसा ऑर्डर किया। सीजी करती है अपनी मनमानी, सीजी क्या करती है, अपनी मनमानी। सीजी ने बोला हमें पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ऐसा लग रहा है कि तुम हमें लोन का पैसा मत चुकाओ। हमने इसमें भी क्या बोला है कि भैया हम आपका लोन चुका देंगे, लेकिन सीजी कह रही है पब्लिक इंटरेस्ट में हमें ऐसा लग रहा है कि हमें पैसे की जगह क्या चाहिए, इस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डिंग चाहिए। अब प्रोस्पेक्टस में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, ऑफर डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं था। चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर सीजी ने ऑर्डर पास कर दिया कि डिबेंचर का पैसा रिटर्न हमें नहीं चाहिए, बदले में हमें क्या चाहिए, इसे इक्विटी में कन्वर्ट करो, तो आपको ये बात माननी पड़ेगी। अब भैया दादागिरी लग रही है, बुरा लग रहा है, तो हम शिकायत करने जाएंगे। कहाँ शिकायत करने जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल में जाएंगे। तो साफ साफ इन्होंने बोला बाय सीजी इफ इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डर पास किया कि हमें इक्विटी ही चाहिए, और ये उन्होंने क्यों ऑर्डर पास किया, क्योंकि उन्हें क्यों जरूरी लग रहा था, जनता की भलाई के लिए। क्या हो गया बच्चों, तो बताना। वापस वापस, सेक्शन नंबर कौन सा चल रहा है, 62। क्या बोलता है, हेडिंग बताओ इसी। फर्दर, फर्दर क्या कर रहे, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। अपन ने पढ़ा फर्दर इश्यू में राइट इश्यू कर सकते हैं, दूसरा ESOP, तीसरा प्रेफरेंशियल बेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने राइट इश्यू पकड़ा, राइट इश्यू का कंसेप्ट क्या ले रहा है, इसी के आगे कंटिन्यू हम गए हैं, और कंटिन्यू में हम ये कह रहे हैं कि भाई कंपनी ने क्या ले रखा था, लोन, और क्या ले रखा था, डिबेंचर। कंपनी ने लोन डिबेंचर लिया, बदले में वो क्या कर रही है, आपको या तो पैसा रिटर्न करेगी या फिर टर्म्स एंड कंडीशन पहले से क्लियर करके रखा था कि हम आपको आपके शेयर्स डिबेंचर को क्या कर देंगे, इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे। अगर पहले से लिखा है और प्लस
एसआर पास कर रखा है किसने, हमारे कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर ने, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी, कंपनी काम कर सकती है। लेकिन अब हम दूसरी सिचुएशन पढ़ रहे थे, इस दूसरी सिचुएशन में हुआ क्या है, कौन आ गया है, सीजी। सीजी से अगर लोन लिया है, सीजी से अगर आपने डिबेंचर, सीजी ने डिबेंचर अगर आपको दे रखे हैं, इसका मतलब ये है कि सीजी की चलेगी। अब इन्होंने बोला सीजी को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में वो कंपनी के क्या कर लेगी, कंपनी के क्या कर लेगी, इक्विटी में अपने आप को कन्वर्ट करना चाहती है, तो यस आपको बात माननी पड़ेगी। या तो उस बात को एक्सेप्ट करो या तो उस बात को रिजेक्ट करो और शिकायत करने पहुंचो। शिकायत करने कहां पहुंचोगे, एनसीएलटी। एनसीएलटी के पास कितने दिन के अंदर शिकायत करने पहुंचोगे, इन्होंने बोल दिया भैया कंपनी को हमने 60 डेज का समय दिया, भैया 60 डेज के अंदर आ जाओ शिकायत करने। अगर 60 डेज के अंदर आप नहीं आते तो मान लिया जाएगा कंपनी ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया है, वो इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए हाँ बोल रही है। इफ सच कन्वर्जन या टर्म्स इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द कंपनी देन 60 डेज के अंदर वो ट्रिब्यूनल के पास जाके शिकायत करिए। सीजी मे मेक सच ऑर्डर इवन इफ इट इज नॉट परमिटेड बाय द टर्म्स। ये क्या बोल रहा है, जब हमने डिबेंचर इशू किया था, जब लोन अग्रीमेंट किया था, उस टाइम पे ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लिखी थी कि हम इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे। ऊपर वाले पॉइंट में जब हमने पढ़ा, ऊपर वाले पॉइंट में क्या बोला, जब नॉर्मल जनता को क्या था, क्लैरिटी थी कि हम चाहे तो इक्विटी में भी देंगे, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी लिखा नहीं था। मतलब सीजी क्या कर रही है, अपनी पूरी से क्या कर रही है, मनमर्जी। शिकायत करने एनसीएलटी के पास जाओ, एनसीएलटी सीजी की भी सुनेगी, कंपनी की भी सुनेगी, दोनों के डिस्कशन सुनने के बाद अगर सच में एनसीएलटी को लगेगा कि जनता की भलाई के लिए सही है, तो फिर वो क्या कर देगी, हाँ बोल देगी, और अब कंपनी को मानना पड़ेगा। अगर उन्हें लग रहा है कि नहीं ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना जास्ती कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, तो एनसीएलटी क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, और कंपनी फिर यहाँ पे जीत जाएगी और कंपनी फिर उसका बस लोन वापस करेगी, इक्विटी शेयर होल्डिंग नहीं देगी। क्लियर है बच्चों, तो ये लिखा है कि टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है कन्वर्ट करने की, लेकिन जब भी सीजी ऐसा ऑर्डर पास करेगी तो सीजी क्या करेगी, फॉर एग्जाम्पल आईटेक्स कंपनी के लिए वो ऐसा ऑर्डर पास कर रही थी, तो वो आईटेक्स कंपनी की क्या देखेगी, फाइनेंशियल पोजीशन देख ले एक बार भाई, टर्म्स ऑफ द इशू देख ले, इंटरेस्ट रेट देख ले इस डिबेंचर का या फिर लोन का, 5 ईयर्स का कैपिटल देख ले, लाइबिलिटी देख ले, रिजर्व देख ले, ये सारी चीजें देखने के बाद ही, और फाइनली उन्होंने कहा प्लीज ये सब जब आप करोगे तो आपको अपना मेमोरेंडम भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेमोरेंडम में क्या लिख रहता है, एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज, उस कैपिटल क्लॉज में आपकी ऑथराइज कैपिटल में अगर इफेक्ट होता है तो भैया वो देखो, या फिर कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज होता है तो प्लीज से बताओ। तो कुल मिलाकर यहाँ जो रिस्ट्रिक्शन है ना वो दो टाइप की, ए और बी। ए पॉइंट क्या था, जब आप जनता को इश्यू करते हो तो आपने पहले टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियर कर रखा था, और प्लस शेयर से एसआर पास कर रखा था, आप ऐसा कर सकते हो क्या, अपने डिबेंचर को, अपने लोन को इक्विटी में कन्वर्ट। बी पॉइंट क्या बोलता है, अगर लोन और डिबेंचर की डीलिंग आपके किसके साथ है, सीजी के साथ है, और सीजी चाहे तो जबरदस्ती अपने आप को क्या बना सकती है, इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अगर बुरा लग रहा है तो यस एनसीएलटी के पास जाओगे, उनसे डिसीजन लोगे, ये 60 डेज, ये सारी कहानी पूरी उन्होंने दे रखी है, एक बार उसको खुद से रीड करोगे, सारी चीजें सेम वैसी है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर है बच्चों। हाँ बेटा बोल। हम्म, टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर रहता है, पहले से लिखा रहता है, तो उसके लिए हाँ बोला होता है। हाँ हाँ, अब पूरा का पूरा कंसेप्ट वापस, वापस पूरा का पूरा कंसेप्ट वापस, सेक्शन 62 क्या बोलता है, ये सेक्शन 62 है। जब मैंने 62 पढ़ाया तो मैंने आपको क्या बताया, 62 का 1 ए पता चला, 62 का 1 बी, 62 का 1 सी, ठीक है। अब 62 का 2 और जो यहाँ पे 3 है, 4 5 6 7 सब एक साथ क्लब करके अब हम पढ़ेंगे, क्लियर है। तो सीक्वेंस नहीं फॉलो करेंगे, अभी कंसेप्ट में जाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट आपको क्या क्या समझ में आया, राइट इशू समझ में आ गया, ये अच्छे से पढ़ लिया, और हमने पढ़ा वैसे डिटेल में क्या क्या है, 62 का 1 ए पढ़ा है और 62 का 3 पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट बीच में आ गया था, अभी हमने ये सब नहीं पढ़ा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, 62 का 1 बी, क्लियर है। चलो, लेकिन जब भी कोई कंसेप्ट आपकी मॉड्यूल पढ़ाती है तो उसके बाद देती है ये सारे केसेस। केसेस का अगर मैं क्रक्स बोलूं तो आ जाओ क्रक्स पढ़ेंगे। कंसेप्ट क्या पढ़ा, राइट इश्यू और कन्वर्जन, क्या क्या पढ़ा हमने अभी कंसेप्ट, राइट इश्यू पढ़ा और कन्वर्जन, मतलब केसेस भी इसी से रिलेटेड होंगे। पहला केस, डायरेक्टर कैन नॉट इशू फर्दर शेयर इफ इट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय, क्या लिखा है, आर्टिकल में पावर है काम कर सकते हो, आर्टिकल में पावर नहीं है काम नहीं कर सकते, फोन छोड़ दे मेरे भाई। चलो, डायरेक्टर क्या कर रहा है, अगर उसे फर्दर शेयर इशू करना है, चाहे वो राइट इश्यू हो, चाहे वो आपका इसॉब हो, चाहे वो आपका क्या हो, प्रेफरेंशियल बेस, जो कुछ भी हो, इसके लिए आपके आर्टिकल में पावर होनी चाहिए। या फिर इफ दे आर एक्टिंग, क्या लिखा है,
सोनली फॉर द, क्या देख रहा है वो डायरेक्टर? अपना खुद का पर्सनल फायदा, कंपनी का कोई फायदा नहीं है। अगर ऐसी, ज्योतिष का मोबाइल बैग में, और बेटा ये दोनों फोन मुझे क्यों सामने दिख रहे, बैग में रखो। समझ में आया क्यों होता है ऐसा? टेबल में नहीं रखो, थोड़ी थोड़ी देर में पता नहीं कौन सा नोटिफिकेशन आ जाता है। तुम लोग जो बोलोगे मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी, ठीक है, मत टेंशन लो। चलो फटाफट, पहला क्या मैंने बोला आपको, आर्टिकल में लिखा होना चाहिए। दूसरा, अगर हमें पता चला डायरेक्टर ने अपने खुद के पर्सनल फायदे के लिए कर रखा है तो हम फर्दर शेयर इशू करने नहीं देंगे। तो फर्दर शेयर इशू तब करने दिया जाएगा, पहला जब आर्टिकल में लिखा हो, दूसरा कंपनी के फायदे के लिए हो। बोल सकती हूँ। नेक्स्ट केस क्या बोलता है, डायरेक्टर कैन ओनली इशू क्या, एडिशनल शेयर विद देयर इज जेन्युइन नीड ऑफ दी, एक्चुअल में कंपनी को जरूरत है क्या फंड की, तो भैया करो, अदरवाइज नहीं करो। दे मस्ट एक्ट इन द कंपनीज बेस्ट इंटरेस्ट नॉट फॉर दी पर्सनल गेन। फर्स्ट और सेकंड सेम ही लग रहा है, बस उसमें एक्स्ट्रा बात क्या थी, आर्टिकल में भी लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट, होल्डर्स ऑफ द इक्विटी शेयर रेफर टू दोज हुज नेम रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। क्या मैंने आपको बताया है एक मेंबर का रजिस्टर होता है। होल्डर से मतलब हमारा क्या है, एग्जिस्टिंग होल्डर, जो कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर है जिसमें उसका नाम लिखा हो, तो बस ये कह रहे कि उसका मतलब मेंबर ही है। आप अगर उसे मेंबर बोलना है मेंबर बोलो, अगर आपको उसको होल्डर बोलना होल्डर बोलो, एक ही बात है, कुछ भी अलग अलग बात नहीं है। हमारा मतलब बस ये है कि रजिस्टर में अगर उसका नाम लिखा है तो वही हमारे लिए होल्डर है, वही हमारे लिए मेंबर है। तीन केस समझ में आ गए। नेक्स्ट केस क्या बोलता है, ये लीगल हायर कौन होता है भाई, जिसकी डेथ हो जाती है। एक शेयर होल्डर है, उस शेयर होल्डर को राइट इशू मिलता है, अब उसकी डेथ हो चुकी है, तो ये राइट किसको मिल जाएगा, उसके लीगल हायर को। वो शेयर किसको बिलोंग करता है, अगर बाप की डेथ हो गई तो उनके बच्चों को मिलेगा, ठीक है। तो जब बाप को मिला राइट इशू का हक, तो बच्चा, उसकी डेथ हो चुकी थी, उसके बदले में ये राइट किसको मिलेगा, उसके बेटे को, ठीक है। चलो, लीगल हायर ऑफ द डिजीज शेयर होल्डर आर एंटाइटल्ड टू एक्साइज द राइट अटैच टू द शेयर इवन इफ द शेयर होल्डर नेम इज नॉट इन द रजिस्टर। मैंने बोला जो कंपनी का एग्जिस्टिंग शोल्डर है उसी को ये राइट मिलेगा, यही है। अब एग्जिस्टिंग शोल्डर है, कैसे पता चलेगा, कंपनी का रजिस्टर उठाया, उसमें देखा ABCDEFGHI नाम लिखा है, एच का नाम लिखा है, लेकिन एच की तो डेथ हो चुकी है ना, एच की तो डेथ हो चुकी है। एच का एक बेटा है आई, उसको मिलना चाहिए। आई का नाम है क्या रजिस्टर में, नहीं, लेकिन फिर भी उसका राइट है। जनरल रूल, जिसका रजिस्टर में नाम है उसको ही मिलेगा ये हक। एक्सेप्शन, लीगल हायर को भी मिल जाएगा, भले उसका नाम उसमें लिखा ना हो। केस का कंक्लूजन क्लियर है, पक्का। लास्ट वाला केस क्या बोलता है, ट्रांसफरी कैन, क्या लिखा है, पनस को दिया मैंने ये, ठीक है। एक होता है ट्रांसफरर, एक होता है ट्रांसफरर, और एक होता है ट्रांसफरी। कंसेप्ट समझना, बेचने वाला, बेचने वाले को बोलते हैं, सेलर को बोलते हैं ट्रांसफरर। पनस को मैंने ये राइट दिया, पनस नहीं रखना चाहता, अपने किसी दोस्त को देना चाहता है, तो पनस क्या हो गया, ट्रांसफरर। पनस क्या हो गया, ट्रांसफरर। इसका जो फ्रेंड है, इसका जो फ्रेंड है वो क्या हो गया, ट्रांसफरी। पनस क्या जबरदस्ती करेगा, नहीं नहीं नहीं, तुझे तो राइट लेने पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ऑप्शन है ना, किसके पास ऑप्शन है, ट्रांसफरी के पास ऑप्शन है, साफ ये लिखा है। ट्रांसफरी के पास ऑप्शन है कि वो एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे, राइट है, कैन नॉट बी फोर्स टू टेक देम। फोर्सफुली नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं तुझे तब लेना पड़ेगा। एक्चुअल में जितने भी केसेस है उसकी एक लंबी चौड़ी कहानी होती है, उस कहानी के ये सारे कंक्लूजन है। सबसे पहला और दूसरा एक साथ, पहला दूसरा केस क्या बोलता है, आर्टिकल में लिखा होना चाहिए और कंपनी के फायदे के लिए होना चाहिए। पर्सनल फायदे के लिए डायरेक्टर को, कोई डायरेक्टर लग रहा है घर बनाना है, एक काम करते कंपनी के नाम पे फंड रेज कर लेते, कर सकते हैं क्या, नहीं। थर्ड वाला केस क्या बोलता है, होल्डर बोलो मेंबर बोलो एक ही बात है, हमारा इससे मतलब क्या है, कंपनी के रजिस्टर और मेंबर में नाम लिखा होना चाहिए। फोर्थ केस क्या बोलता है, नाम नहीं भी लिखा होगा तो भी यह हक आपको मिलेगा, कब, जब जब शेयर होल्डर की डेथ होती है तो लीगल हायर, क्योंकि उसका नाम लिखा नहीं होता। और फाइनली लास्ट वाला पॉइंट क्या बोलता है, ट्रांसफरी, एक्सेप्ट रिजेक्ट ऑप्शन है उसके पास, दे सकते हो बांट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बांट सकते हो, ठीक है। चलो, कैसे समझ में आ गया, राइट इश्यू समझ में आया। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, एम्प्लॉय को दो टाइप के शेयर्स देते, थोड़ा शॉर्ट में बताया था। एक होता है, एक होता है ESOP, फुल फॉर्म एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम प्लान, जो बोलना है बोलो। दूसरा क्या होता है, स्वेट इक्विटी, दोनों के दोनों एम्प्लॉयज को ही दिया जाता है, यस और नो, दोनों के दोनों एम्प्लॉयज को दिया जाता है।
लेकिन जो स्वेट इक्विटी है ना, ये पुरानी मेहनत का एक तरीके से क्या दिया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है, क्योंकि उसने इतना पसीना बहाया है, तो हम एज आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। इस शॉप में क्या बोल रहे हैं, भैया भैया हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं और आगे काम करो। आपको काम करना है, लेकिन कब करना है, फ्यूचर में। ये क्या बोल रहा है, भैया आपका कौन सा काम है, आपका पास के काम को आपको मिल रहा है। तो अभी जो मैं कंसेप्ट आपको पढ़ाने वाली हूँ, वो कंसेप्ट कौन सा है, ESOP। फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। थोड़ा सा मीनिंग समझेंगे, समझना। मैं आईटेक्स कंपनी अपने एम्प्लॉयज को दे रही हूँ, ऑप्शन दे रही हूँ, ऑप्शन। आप मेरी कंपनी के सब एम्प्लॉयज, मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में भी आप काम करो, तो मैंने टर्म्स एंड कंडीशन रखी। टर्म्स एंड कंडीशन क्या रखी, अगर आप मेरी कंपनी में 5 साल तक काम करोगे, अगर आप मेरी कंपनी में कितने साल तक, 5 साल तक काम करोगे, तो फिर मैं आपको ये शेयर्स अलॉट कर दूंगी। क्लियर है। अब एम्प्लॉय में मतलब कौन कौन एम्प्लॉय, ये ऑप्शन मैंने दिया, आप चाहो तो इस ऑप्शन को एक्सेप्ट करो या तो रिजेक्ट करो। एक्सेप्ट करोगे कब, जब आप मेरी कंपनी में लगातार 5 साल के लिए काम करो। कब रिजेक्ट हो जाएगा, जब छोड़ दोगे, 2 साल 3 साल में आपने छोड़ दिया, ठीक है, जो भी टाइम पीरियड है। मेरे एग्जाम्पल में 5 साल है, इसका मतलब ये नहीं कि 5 ही लिखा है, मेरा एग्जाम्पल है ये। कंपनी की मर्जी, 2 रखना, 3 रखना, 4 रखना, जो रखना है रखो, ठीक है। मैंने 5 साल रखा, 5 साल तक काम किया, आपने एक्सेप्ट किया, 5 साल तक काम नहीं किया, आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट। कंपनी ऑप्शन देती है, या तो अपने डायरेक्टर को दे रही है, या तो कंपनी में कोई भी एनी अदर ऑफिसर हो सकता है, इवन CS भी हो सकता है, और कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है जो लोअर लेवल का, मतलब कि अपर लेवल लोअर लेवल सबको सबको ये ऑप्शन दिया जा सकता है, जिसे वो अपनी कंपनी में रिटेन करना चाहती है। अब कंपनी अपने दे रही है, आईटेक्स अपने कंपनी को दे रहा है। आईटेक्स चाहे तो अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को दे सकता है, ऑफिसर को दे सकता है, एम्प्लॉय को दे सकता है। आईटेक्स चाहे तो अपनी सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर को दे सकता है, ऑफिसर को दे सकता है, एम्प्लॉय को दे सकता है। बात समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर सीन ऐसा है, ये है हमारी आईटेक्स कंपनी, अपनी होल्डिंग कंपनी, अपनी सब्सिडी कंपनी, मतलब अपने एम्प्लॉयज को भी दे सकता है, होल्डिंग के भी दे सकते हैं, और सब्सिडी को भी दे सकता है। लेकिन इसके लिए पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी कंपनी की जनरल मीटिंग करानी पड़ेगी, और उस जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा, SR पास करवाना पड़ेगा। क्लैरिटी है बच्चों, पक्का। तो ये मत सोचना बस हम अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को करें, हम किसे करें, अपनी होल्डिंग भी और अपनी सब्सिडी भी। क्लैरिटी है बच्चों, क्लैरिटी है। चलो, क्या ऑप्शन दे रहे, ऑप्शन दे रहे, आप हमारी कंपनी के शेयर परचेस करो, आप हमारी कंपनी के शेयर परचेस करो। लेकिन ये शेयर परचेस आज ही नहीं करना है, कब करना है, कब करना है, फ्यूचर डेट में। मैंने 5 साल का जो ड्यूरेशन दे रखा है ना, फॉर एग्जांपल मैंने कहा वो 5 साल 2030 में खत्म होगा। इस 2030 में इतनी तारीख को, इतनी तारीख तक अगर आपने काम किया, तो आप मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, इक्विटी शेयर्स, ठीक है। और ये क्या लिखा है, प्री डिटरमाइंड प्राइस, आज से मैंने प्राइस अलॉट कर दी। मैंने बोला आज मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे जो शेयर आप खरीदेंगे कितने में खरीदेंगे, 100 रुपए में। अब 2030 में मान लो ये 100 रुपए के शेयर्स 10,000 के बन जाए, या 10 रुपए के बन जाए। मार्केट है भाई, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट में हमारी कंपनी के शेयर्स बढ़ भी सकते हैं और बच्चा नीचे भी गिर सकते हैं। मैंने आज बोल दिया कि भैया 100 रुपए। बीइंग अ एम्प्लॉय आपको भी पता होगा कि आपकी रेपुटेशन, आपकी कंपनी की गुडविल मार्केट में क्या है। अगर आप 4-5 साल तक काम करते हो, और 4-5 साल के बाद काम करने के बाद 2030 में आप जैसे ही पहुंचते हो, आपको लगता है कि भैया इस कंपनी की शेयर की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 10,000, तुरंत क्या करोगे, 100 रुपए का शेयर खरीद लोगे। उस टाइम पर भी जाकर आपके पास क्या आता है, ऑप्शन आता है। आपको लगता है भैया इस कंपनी के शेयर की वैल्यू तो 10 रुपए है, तो आप इस ऑप्शन को क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। मतलब कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्यों नाम रखा, क्या ये बात समझ में आई। ऑप्शन क्यों है, आप इसे एक्सेप्ट भी कर सकते हो और रिजेक्ट भी। लेकिन ये तब आप रिजेक्ट कर पाओगे या तो पहले ही छोड़ दिया, या फिर जब आप उस टाइम पे पहुंचोगे, 2030 में पहुंचोगे, तो अब मार्केट एनालाइज करो, और मार्केट एनालाइज करने के बाद अगर आपको लगता है कि वैल्यू कम हुई है, तो भैया मत खरीदो, वैल्यू बढ़ गई है खरीद लो। लेकिन प्राइस आज ही डिसाइड होगी जिस दिन मैंने आपको ऑफर दिया। आज मैंने 100 रुपए बोला, कंपनी में भरोसा है तो लगातार काम करते रहोगे, भरोसा नहीं है तो काम नहीं करोगे। इक्विटी शेयर्स होते हैं, छोड़ सकता है। हमने 5 साल तक का ही हमने लॉक इन दिया था, 5 साल तक काम करो, शेयर लो, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर है। और किसी का कोई डाउट, चलो। हाँ बेटा बोल। हम्म। हाँ
समझना, मैंने क्या बोला था, पर्पस यहाँ फंड रेज करना नहीं है, पर्पस क्या है, हमारे एम्प्लॉय को इस कंपनी में रिटेन करना। इसको क्या मोटिवेशन रहेगा, अगर वो काम करे तो उसे मालूम है रेपुटेशन अच्छी है, आज नहीं तो कल हमारी कंपनी की रेपुटेशन और बढ़ती जाएगी। बच्चों, एम्प्लॉय शिद्दत से काम करेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, बढ़ेगी ना। हमारा पर्पस है तुम काम करो, तुम्हारे कारण मेरी कंपनी 10,000 तक पहुंचने वाली है। कंपनी का पर्पस आपसे पैसा लेना नहीं है, आपको इस कंपनी में रोकना है, इसलिए इसमें कंपनी का फायदा पैसों के टर्म पे नहीं है, रिटेनिंग के टर्म पे। क्लैरिटी है, पक्का। चलो, अब कंपनी हो सकती है लिस्टेड भी, और कंपनी क्या हो सकती है, अनलिस्टेड। अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो उन्होंने कहा अच्छा पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी को इस टाइप के शेयर इशू करने के लिए क्या पूछना पड़ेगा, एसआर पास करवाना पड़ेगा। और अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो आपको किससे काम चल जाएगा, ओआर से, याद रखना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी है, इसॉब इशू करना है, क्या करना पड़ेगा, ओआर। पब्लिक कंपनी है तो क्या करना पड़ेगा, एसआर। आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो एसआर। कुल मिला के बोलूंगी पब्लिक कंपनी चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक, एसआर पास करना है, ठीक है, सॉरी, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, एसआर पास करना है। प्राइवेट कंपनी को बोलते हैं भैया तुमको तो ओआर, मतलब 51% के लोग अगर हाँ बोलेंगे तो इस टाइप के इसॉप वाले शेयर्स आप इशू कर सकते हो। क्लैरिटी है, पक्का। चलो, कुछ एक कंसेप्ट है, ये समझना पड़ेगा, ध्यान दो। देखो एक्टिविटी समझ में आ रही है लेकिन मैं नहीं चाह रही कि रोको टोको, ठीक है, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। हेडिंग क्या लिखा है, इसॉप, कुछ टर्म्स है, ये टर्म आपको समझने पड़ेंगे तब जाके ये कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। इसॉप का फुल फॉर्म समझ में आ गया, कंपनी क्यों इश्यू कर रही है, मोटिव समझ में आ गया। चलिए, जहां कहीं भी ग्रांट आएगा, मैंने आपको क्या बोला, पहले मैं आपको ऑप्शन दूंगी, रिसीव द राइट, ये राइट मैंने आपको दिया, इसॉप वाला राइट मैंने आपको दिया। ग्रांट बाय द कंपनी टू द एम्प्लॉय, ग्रांट आएगा मतलब कि कंपनी ने आपको ये ऑप्शन दिया, ग्रांट समझ में आ गया। वेस्ट, बीच बीच में वेस्टिंग पीरियड आएगा, वेस्ट मतलब क्या है, नाउ द टाइम टू अर्न बाय द एम्प्लॉय थ्रू द कंटिन्यूस वर्किंग। मैंने बोला 5 साल, मैंने बोला 5 साल, ये राइट मैंने आपको दिया, ग्रांट किया। अब आप इसे क्या करोगे, वेस्ट करोगे, मतलब इस राइट को कमाओगे। कैसे कमाओगे, जब आप मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 5 साल तक काम करोगे, दैट मीन्स आप ये राइट कमा रहे हो। एक्साइज, राइट आपने कमा लिया, वो समय आ गया 2030 की 1 जनवरी आ गई, वो समय आ गया, उस टाइम पर आफ्टर सम ड्यूरेशन, जो भी वो टाइम होगा, एम्प्लॉय क्या करेगा, उस राइट को क्या करेगा, एक्साइज करेगा। दैट मीन्स अब वो मार्केट में देखेगा, ये 100 रुपए के शेयर या तो 10,000 हो गए या तो 5,000। अगर 10,000 हो गए तो वो क्या करने आएगा, ऑप्शन एक्साइज करने आएगा, मतलब कंपनी के पास आएगा, कंपनी मुझे मेरे वो शेयर्स दे दो जो आपने वादे किए थे, 10 रुपए के हिसाब से, सॉरी 100 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए था। या तो वो क्या कहेगा, नहीं आएगा, नहीं एक्साइज कर रहा। नेक्स्ट, जब वो आएगा कंपनी शेयर प्रिंट करके उसे दे देगा 100 रुपए के हिसाब से। तो ये 4 टर्म्स है, पहला टर्म क्या है, पहला टर्म क्या है, ग्रांट, मतलब कंपनी ने ये ऑप्शन आपको दिया। वेस्टिंग, अब आप इस ऑप्शन को क्या करो, कमा रहे हो, ठीक है। वेस्टिंग पीरियड क्या है मेरे इसमें, 5 साल, ये 5 साल तक आपने काम किया तो आपने ये कमाया, हो सकता है आपने बीच में छोड़ दिया तो यहीं पे पूरा ब्रेक हो गया। नेक्स्ट, 5 साल जैसे ही कंप्लीट होते हैं आप कंपनी के सामने प्रेजेंट हो जाओगे और बोलोगे कि मैं इस ऑप्शन को ले रहा हूं, एक्सरसाइज कर रहा हूं। या तो आपको लगेगा कि मार्केट में इसकी शेयर की रेट तो बहुत कम हो गई, तो आप एक्सरसाइज करने नहीं आओगे, और जब आप एक्सरसाइज करने आओगे तो कंपनी को देना पड़ेगा, तो उसके लिए सेल टर्म यूज किया जाएगा। क्लैरिटी है। अब ये टर्म अगर आपको समझ में आ गए तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इन्होंने बोला हम बार बार एम्प्लॉय बोल रहे, बार बार एम्प्लॉय बोल रहे, एम्प्लॉय का मतलब क्या है, ये लिस्ट इंक्लूड करने की लिस्ट है और ये लिस्ट क्या है, एक्सक्लूड करने की लिस्ट है। पहले इंक्लूड, ये हम किसको दे रहे, टेम्परेरी एम्प्लॉय को तो देंगे नहीं भैया, 2 दिन ही काम करना है चले जाना है, तो इसको देकर क्या, हमें तो परमानेंट एम्प्लॉय को और रिटेन करना है। अब वो एम्प्लॉय हो सकते हैं हमारी कंपनी इंडिया में हो और इंडिया के बाहर भी हमारे ब्रांचेस होती है, हमारी सब्सिडीज होती है, कोई भी हो सकती है, हम परमानेंट एम्प्लॉय को देंगे। वो परमानेंट एम्प्लॉय इंडिया का भी हो सकता है और आउटसाइड इंडिया, ठीक है। दूसरा, कंपनी का कौन हो सकता है, वो होल टाइम डायरेक्टर, या फिर उन्होंने बोला ना भी हो तो भी चलेगा, पार्ट टाइम भी डायरेक्टर होगा उसको भी हम दे देंगे, जो कुछ ही टाइम के लिए आता है। ब्रैकेट में क्या लिखा है, हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात नहीं करें क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अदरवाइज तुम्हारा सगा हो जाएगा, इंडिपेंडेंस उसकी खत्म हो जाएगी। इंडिपेंडेंट का मतलब ही क्या था, कहीं से कोई लिंक नहीं है, तुमने उसको अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए, लिंक आ गया, नमक खिला दिया।
एम्प्लॉय, इन्होंने बोला जो ए और बी में डिफाइन किया, ये ए था और ये बी था, ठीक है। अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया, आप चाहो तो अपनी सब्सिडरी कंपनी को दे सकते हो, आप चाहो तो अपनी होल्डिंग कंपनी, ये सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी, कंपनी इंडिया के बाहर हो चाहे इंडिया के अंदर हो, क्लैरिटी है। एम्प्लॉय मतलब क्या, एम्प्लॉय मतलब क्या, परमानेंट एम्प्लॉय, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो आउटसाइड इंडिया। दूसरा क्या बोला है, डायरेक्टर, वो होल टाइम पूरे दिन के लिए काम करता हो या आधे दिन के लिए काम करता हो, लेकिन इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। लॉजिक क्यों हटाया, उसकी इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तीसरा, अपनी होल्डिंग अपनी सब्सिडी, चाहे वो होल्डिंग सब्सिडी इंडिया के बाहर हो चाहे वो इंडिया के अंदर हो। पर्पस क्या है मुझे वापस बताओ इसॉप का, रिटेन करना, एम्प्लॉय हमारी कंपनी को छोड़कर कहीं ना जाए। इन्होंने कहा एक एम्प्लॉय है जो आपकी कंपनी का क्या है, प्रमोटर भी है। रॉकी सर, मैं और अभिषेक सर हमने इस आईटेक्स को चालू किया, अगर इस आईटेक्स को चालू करने वाले हम है तो हम प्रमोटर है, और साथ में हम इस कंपनी के क्या बन गए, क्या बन गए, डायरेक्टर। डायरेक्टर बन गए, मतलब डायरेक्टर कौन होता है, कंपनी का एम्प्लॉय होता है। क्या हो गया, यहां भी आ गया क्या फिर से। इस ऑप क्यों इशू कर रहे हैं, रीजन क्या था, एम्प्लॉय को रिटेन करना, रोक के रखना, उनको लालच दिया जा रहा है कि भैया हमारी कंपनी आज नहीं तो कल अच्छा करेगी और आपको इसके क्या मिल जाएंगे, इक्विटी। इन्होंने कहा कि आप कंपनी के क्या हो, प्रमोटर हो, जिसने कंपनी को स्टार्ट किया क्या वो छोड़ के जाने वाला है, तो ये ऑप्शन किसको मत दो, किसको मत दो, उस प्रमोटर को मत दो जो कंपनी का एम्प्लॉय भी है। कायदे से हमने कहा है मैं एम्प्लॉय को दे रही हूँ, तो हमने प्रमोटर को उठा के दे दिया, भैया प्रमोटर तो वैसे ही कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा, हमें उनको पकड़ना है जो छोड़कर जा सकते हैं अपने पैकेज बढ़ाने के लिए। भैया प्रमोटर ने कंपनी चालू किया वो नहीं जाएगा, ठीक है। या फिर क्या लिखा है, पर्सन बिलोंगिंग टू प्रमोटर ग्रुप, उससे बिलोंगिंग जो भी उसके रिलेटिव है, जो भी उसके पहचान वाले हैं, जो कंपनी को समझते हैं, उनको नहीं देना है। नेक्स्ट क्या बोला है, डायरेक्टर, कंसेप्ट समझना, डायरेक्टर हु आइदर हिमसेल्फ, वो डायरेक्टर जिसने खुद या फिर उसके रिलेटिव ने होल्ड करके रखा है कितना, मोर देन 10%। हम अपने एम्प्लॉय को शेयर्स दे रहे, इक्विटी शेयर्स दे रहे, क्यों, क्योंकि वो कंपनी में बंधे रहे। अगर डायरेक्टर के पास ऑलरेडी 10% से ज्यादा का इक्विटी है, मतलब वो कंपनी से वैसे ही जुड़ा हुआ है, तो हमें ऐसे लोगों को नहीं देना जो ऑलरेडी मोटिवेटेड है। प्रमोटर मोटिवेटेड है, डायरेक्टर जिसके पास कितना है, 10% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, चाहे उसके पास हो चाहे उसके रिलेटिव के पास हो, भाई वो कंपनी को लेके मोटिवेटेड है ना, तो जो ऑलरेडी मोटिवेटेड है उसको देने की जरूरत नहीं है। क्लैरिटी है, लॉजिक समझ में आ रहा है। हम उन एम्प्लॉयज को दे रहे हैं जो बने रहे, प्रमोटर तो बना ही रहेगा ना, वो डायरेक्टर जिसके पास इक्विटी वो बना ही रहेगा ना, तो उनको अलग से देने की जरूरत नहीं है। अब आप कंसेप्ट समझ चुके हो, नहीं दे कितना भी सकते, उस डायरेक्टर को मत दो जिसके पास 10% से ज्यादा है। अगर मैं कह रही हूँ एक डायरेक्टर जिसके 5% है, उसको दे दो, उसको और मोटिवेट करो कि भाई रुक जा रुक जा, 5% में छोड़ सकता है, 10% लेना बहुत बड़ी बात होती है बच्चों, ये बात याद रखना। 10% अपने आप में बहुत बड़ा एग्जिस्टेंस रखता है वोटिंग पावर में, ठीक है। चले अब, हाँ बेटा बोलो, कितने, देखो इन्होंने कहा आप और दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, देना किसको नहीं है, उस डायरेक्टर को मत दो जिसके पास ज्यादा है, मतलब कि एम्प्लॉय को, नॉर्मल एम्प्लॉय को दे सकते हो अदर देन डायरेक्टर है, हाँ उसके पास अगर ज्यादा है तो और ज्यादा दे दो, क्योंकि है तो एम्प्लॉय ना, आज नहीं तो कल छोड़ देगा। डायरेक्टर उस पोजीशन में बैठा है तो उसको हमने छूट दे दी है। क्लैरिटी है, तो यस आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर सकते हो, और शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। क्लैरिटी है, चलिए अब सेक्शन कौन सा चल रहा था, 62 का सबसेक्शन 1 ए, ये ए नहीं बी होना चाहिए था, ठीक है, ठीक है वो उसमें गलत होगा। मीनिंग क्या लिखा है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन किसको देते हो, डायरेक्टर को या फिर ऑफिसर को या फिर एम्प्लॉय को, अपनी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी। राइट ये मिलता है आपको एज ऑप्शन, फ्यूचर, फ्यूचर डेट में आप खरीदते हो, और जो ये डेट होती है ये क्या होती है, प्री डिटरमाइंड प्राइस। क्या वो प्राइस समझ में आ रही है, बस मैंने उसे अच्छे प्रेजेंटेशन में बताया। इन्होंने कहा एक तरफ पब्लिक कंपनी है एक तरफ प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी इस टाइप के अगर शेयर इशू करेगी तो क्या करेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन, प्राइवेट कंपनी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। एम्प्लॉय की डेफिनेशन दी है, एम्प्लॉय कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय, चाहे वो इंडिया का हो चाहे इंडिया के बाहर, साफ लिखा है, डायरेक्टर चाहे होल टाइम हो चाहे होल टाइम ना हो, सबको ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं। फिर हमने पढ़ा जो एम्प्लॉय, हमने ए और बी में पढ़ा, जो ये ए और जो ये बी है, ये जो हमने पढ़ा, इसमें साफ बोलता है
सब्सिडी और होल्डिंग को दे सकते हो। नीचे उन्होंने बोला भैया इनको मत दो। किसको मत दो? प्रमोटर और उससे बिलोंगिंग प्रमोटर ग्रुप को। डायरेक्टर और डायरेक्टर के रिलेटिव ने भी अगर खरीद रखा है तो उसको भी मत दो। ठीक है, जिसके पास कितने हैं, क्या लिखा है, इस लैंग्वेज को समझो। क्या लिखा है? मैं कंपनी का डायरेक्टर, मेरे पास है 10%। आईटेक्स मुझे दे सकता है क्या? दे सकता है। मोर देन 10 मतलब क्या होता है? 10 से ज्यादा। अगर मेरे पास 11 है तो मुझे मत दो। 10.1 है, मुझे मत दो। मतलब अगर मेरे पास ओनली 10% है, मैं कंपनी का डायरेक्टर, मेरे पास बस 10%, मुझे दिया जा सकता है कि नहीं? दिया जा सकता है। समझ में आया? लैंग्वेज हमेशा रीड करना। मोर देन 10 लिखा है मतलब कि 10 से ज्यादा हो। 10 इसके अंदर आता है कि नहीं आता? 10 नहीं है, मतलब 10 होगा तो आपको दिया जा सकता है। 10 से ज्यादा है तो आपको नहीं दिया जाएगा। क्लैरिटी है? चलिए, क्या लिखा है? हाँ बेटा बोलो। हाँ, आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर कहाँ लिखा है बच्चा? बताए। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी आपके पास है, हो सकता है एक जमाने में मेरे पास 20% थे, रिड्यूस कर करके कम करके मैंने बेच दिए अपने शेयर्स, और बचे मेरे पास कितने? बचा हुआ। उन्होंने कहा कितना रखा आपके पास? एक टाइम पर मेरे पास 20% थे, आज की डेट में मेरे पास 12% है। तो आउटस्टैंडिंग मतलब बचा हुआ। ठीक है, ये क्या लिखा है? क्या जानते हो स्टार्टअप कंपनी के बारे में? कुछ इनोवेटिव आइडियाज के साथ हम एक स्टार्टअप कंपनी करें। इन्होंने कहा जितनी स्टार्टअप कंपनीज होगी उनको हम देंगे भारी भरकम छूट। क्यों भारी भरकम छूट देंगे? क्या लॉजिक होगा बताओ जरा। ग्रो कर रही है और स्टार्टअप करे, हमारी कंपनी मोटिवेट, हमारी इंडिया मोटिवेट रहेगी स्टार्टअप को लेकर। ठीक है, कंप्लाइंसेस लॉ हम कम करें। साफ इन्होंने बोला जो भी सब क्लॉज 1-2 बोलता है, ये सब क्लॉज 1-2 क्या बोलता है भाई? ये जो 1-2 ये सब बोलता है कि प्रमोटर को मत दो, उस डायरेक्टर को मत दो जिसके पास 10 से ज्यादा है, ऐसा बोला ना इन्होंने, मत दो। इन्होंने कहा सुनो स्टार्टअप कंपनी तुम कर सकती हो, तुम पे ये सब क्लॉज 1 और 2 एप्लीकेबल नहीं है। कब तक के लिए? आपकी कंपनी आज बनी 2024, 10 साल तक आप इन रूल्स को मत मानो, लेकिन 10 साल के बाद आपको मानना पड़ेगा। मतलब 10 साल के लिए बस हमने छूट दे रखी। मतलब ये स्टार्टअप कंपनी अपने प्रमोटर को दे सकती है, क्योंकि प्रमोटर भी मोटिवेट रहेगा ना। ये स्टार्टअप कंपनी अपने उस डायरेक्टर को दे सकती है जिसके पास 10% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है। नॉर्मल कंपनी को फॉलो करना है ये सारे रूल्स रेगुलेशन, इनको बस 10 साल के लिए नहीं करनी है। 10 साल कहां से? जब भी ये कंपनी बनती है, इनकॉर्पोरेट होते हैं। क्लैरिटी है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मुझे तो सुना सुना लग रहा है, क्या आप लोग को भी लग रहा है? क्या होता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट? नोटिस के साथ अटैच करके देंगे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपके घर पे पहुंच जाएगा। नोटिस में लिखा होगा कब आना है, कहाँ आना है, कितने बजे आना है, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखा होगा पूरी डिटेलिंग। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों, क्यों हम ये वाली बातें डिस्कस करने वाले हैं। अब इन्होंने डिटेल में आपको पढ़ना है कि भैया टोटल नंबर ऑफ किसको दे रहे हो, कौन है वो एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज का नाम बताना पड़ेगा, कितने उनको दे रहे हो, ये पूरी डिटेलिंग, मैक्सिमम कितना पीरियड क्या है, लॉक इन पीरियड क्या है, ये सब आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा। ये आपकी रीडिंग में जाएगा। क्लैरिटी है बच्चों? हेडिंग बताओ क्या लिखा है नेक्स्ट। प्री प्राइसिंग इन, क्या लिखा है, कंफर्मिटी विद अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या होता है ये अकाउंट्स? बहुत बड़ी बला होती है। क्या उसके भी अकाउंट्स की पॉलिसीज होती है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, अकाउंट करने के तरीके होते हैं। इन्होंने साफ बोला है फ्रीडम है हर कंपनी। एक्साइज प्राइस क्या है? एक्साइज करना क्या था? एक्साइज करने आयो, आज मेरे पास आ गए हो कि भैया 5 साल हो गए, आज मैं खरीदना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला एक्साइज प्राइस। आपकी कंपनी के पास फ्रीडम है। किस चीज की फ्रीडम है? आपको जो भी एक्साइज प्राइस रखनी है आप वो प्राइस रख सकते हो, लेकिन प्लीज ध्यान रखना उससे रिलेटेड अकाउंटिंग पॉलिसी को फुलफिल कर लेना। मैं आईटेक्स कंपनी 100 रुपए रखना चाहती हूँ, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपए रखना है, रखो। आपका एक्साइज प्राइस क्या है? 100 रुपए। लेकिन बस क्या बात का ध्यान रखना, जब भी आप प्राइस की कैलकुलेशन करोगे ना, तो आपने रूल्स अकाउंट्स के प्रॉपर फॉलो किए हैं तब जाके इस प्राइस में आए हो। बिना, है ना, रूल्स रेगुलेशन कुछ भी अपनी मर्जी से आपको करना नहीं है। हाँ, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उन सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। मार्केट में क्या वैल्यू है ये भी कंसीडर करना पड़ता है, बहुत सारी चीज। ठीक है, चलिए। इन्होंने कहा शोल्डर से अप्रूवल तो लेनी ही पड़ती है। चलिए, ग्रांट ऑफ ऑप्शन, कौन से ऑप्शन को ग्रांट करने की बात करें? इस ऑप का जो ऑप्शन मैंने आपको दिया, किसको दे रहे? एम्प्लॉय को दे रहे। क्या हम अपनी सब्सिडी और अपनी होल्डिंग कंपनी को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। क्या ये ऑप्शन हम
आइडेंटिफाइड एम्प्लॉय। अब थोड़ा यहाँ से जो रूल दिख रहा है ना बच्चों, इसको थोड़ा सा अच्छे से रीड करना। ऊपर 2 लाइनें हम पढ़ चुके हैं, ये 2 लाइनें आपको क्या बोलती है कि कंपनी की मर्जी हो, जो प्राइस डिसाइड करना है कर लो, लेकिन प्लीज शेयर होल्डर के आपको अब अलग से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सेपरेट रेजोल्यूशन आपको फाइल करवाना पड़ेगा, सेपरेट रेजोल्यूशन आपसे लेना पड़ेगा। अगर आप किसे शेयर अलॉट कर रहे हो, किसे ये ESOP शेयर दे रहे हो, किसको, अपनी सब्सिडी और होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉयज को दे रहे हो। आज मैंने यहाँ मीटिंग करवाई, इस मीटिंग में बोला मैं ESOP इशू करना चाहती हूँ, तुमने बोला हाँ, इसके लिए आपने SR पास किया, लेकिन मैं दूसरा SR पास करवाऊंगी किसके लिए, कि मैं अपनी एम्प्लॉयज के लिए तो ला ही रही हूँ, साथ में किसके लिए ला रही हूँ, अपनी होल्डिंग के लिए ला रही हूँ या फिर अपनी सब्सिडी के लिए, तो 2 अलग रेजोल्यूशन पास होगा। इसलिए साफ इन्होंने लिखा है भाई सेपरेट रेजोल्यूशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सेपरेट रेजोल्यूशन की। मतलब कि एक रेजोल्यूशन तो अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए, और अगर दूसरे के एम्प्लॉइज, दूसरा मतलब हमारी होल्डिंग हमारी सब्सिडी, तो आपको उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, अलग से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। मतलब इस कंपनी में, इस मीटिंग में 2 SR पास होंगे। क्लियर है। एक और सिचुएशन में करना पड़ेगा, जब ये ऑप्शन आप किसको दोगे, आइडेंटिफाइड एम्प्लॉइज। हमने कुछ एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई किया, हमारी नजर में एक एम्प्लॉय आए हैं ड्यूरिंग दी 1 ईयर, इन पिछले 1 साल में, जिनके पास कितने, इक्वल या फिर एक्सीडिंग 1% ऑफ द इश्यूड कैपिटल। तुम मेरे कंपनी के एम्प्लॉय है जिनके पास ऑलरेडी कितना है, 1% शेयर था। इससे पहले मैं रक्षिता दी को शेयर अलॉट कर चुकी हूँ जिनके पास ऑलरेडी 1% है। आज मैं फिर से डिस्कशन कर रही हूँ अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को देने का। ठीक है, अगर मैं अपने इन 1 साल में, ये एम्प्लॉय बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, याद रखना, इन 1 साल में हमने देखा कि इसके पास 1% ऑलरेडी साल आ चुका है। अब मैं क्या कर रही हूँ, और इन्हें इशू करने का सोच रही हूँ। मैंने कुछ ऐसे एम्प्लॉय आइडेंटिफाई किए हैं जिनके पास 1% इक्वल या फिर 1% से ज्यादा के, उन्हें मैं और नए शेयर अगर अलॉट कर रही हूँ तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। मतलब कि मैं इस कंपनी में अपने एम्प्लॉय के लिए ला रही हूँ तो नॉर्मल स्पेशल रेजोल्यूशन, अपनी होल्डिंग सब्सिडी के लिए ला रही हूँ तो सेपरेट, और फिर क्या बोल दिया, अलग से ऐसे एम्प्लॉयज को दे रही हूँ जिनके पास ऑलरेडी क्या है, 1% है। तो इतना इतना ज्यादा हम उसे क्यों दे रहे भाई, उसको इतना ज्यादा क्यों मोटिवेट करना चाहते हैं, रीजन हम प्रॉपर बताएंगे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, और प्लस इस मीटिंग में आकर वोटिंग भी करवाएंगे कि तुम लोग इंटरेस्टेड हो, तुम्हें लगेगा भैया इस एम्प्लॉय में आप ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हो, तो तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, स्पेशल रेजोल्यूशन मत पास करो, रिजेक्ट कर दो। या फिर आपको लगेगा नहीं ये एम्प्लॉय सच में इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम करता है, तो आप इसे कंटिन्यू करने को बोल सकते हो। क्लैरिटी है, पूरा आपसे ही पूछा जाएगा। तो कब कब सेपरेट रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, होल्डिंग सब्सिडी के एम्प्लॉयज को दे रहे हो। दूसरा, हमने ऐसे एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई किया जिसके पास 1 या 1% से ज्यादा है, 2 3 4 कितना भी हो सकता है। क्लैरिटी है, पक्का। लेकिन जस्टिफाई करना पड़ेगा, कंपनी को रीजन देना पड़ेगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, जो घर से आप पढ़कर आओगे। आपको भी जेन्युइन लगेगा तो हाँ बोलना, अदरवाइज ना। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, ESOP की बात हो रही है, वापस से ESOP का फुल फॉर्म बताओ जरा। हम कह रहे हैं कि भाई ESOP की टर्म्स एंड कंडीशन क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, मतलब क्या, चेंज, डिफरेंट रख रहे भाई। ऐसा क्या, कंपनी में मतलब क्या होता है, ऑप्शन। कंपनी चाहे तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी और ESOP की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसे चेंज कर देगी, लेकिन हाँ चेंज करना अलाउड है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, विदाउट, क्या नहीं होना चाहिए, प्रेजुडिशियल। मतलब क्या होता है, हार्म मत पहुंचाना टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑप्शन ऑफ द होल्डर। वापस मैंने बोला 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए का शेयर है, 120 रखना चाहती हूँ। एज अ एम्प्लॉय सोचो, जो 100 रुपए का शेयर था मैंने टर्म्स एंड कंडीशन बदल दिया और उसका प्राइस क्या रख दिया, 120। एज अ एम्प्लॉय ठीक है क्या, गलत है ना, सस्ता था महंगा कर दिया। मैंने कहा नहीं 120 नहीं, 100, बस ओनली 90 रख रही, ठीक लग रहा है। कंपनी चाहे तो ESOP की पहले स्कीम जो लेकर आई है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या कर सकती है, चेंज, लेकिन ध्यान रखना वो चेंज हमेशा अपने एम्प्लॉय के लिए फेवरेबल होने चाहिए, हार्मफुल नहीं होने चाहिए। तो साफ इन्होंने बोला क्या चेंजेस हो सकते हैं ESOP की टर्म्स एंड कंडीशन में, हाँ चेंजेस किए जा सकते, लेकिन वो चेंजेस कभी भी जो होल्डर्स है, ऑप्शन होल्डर्स है, वो जो एम्प्लॉयज है उनके लिए हार्मफुल नहीं होने चाहिए, मतलब फेवरेबल होने चाहिए। मैंने बोला पहले 10 चीजें लगेंगी, आज मैंने बोला 5 चीजें लगेंगी, तो भैया ठीक है ना, 10 की जगह मैंने 15 कर दिया तो ये तो गलत बात हो गई। क्लैरिटी है, रीजन सही लग रहा है कि भैया सही तो हो रहा है, एम्प्लॉय के साथ गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ अच्छा करने के लिए चेंज करना चाहते हो तो करो, लेकिन कुछ गलत करने के लिए आपको चेंजेस करना अलाउड नहीं है। क्लैरिटी है बच्चों, हेडिंग बताओ क्या लिखा है,
कुछ बताया था वेस्टिंग का मतलब, वेस्टिंग पीरियड मेरे एग्जाम्पल में था 5 साल, जो कंपनी ने बोला 5 साल तक आपको काम करना पड़ेगा। साफ साफ बोल दिया मिनिमम पीरियड बिटवीन दी ग्रांट ऑफ द ऑप्शन, जब आपने ऑप्शन दिया और जब वो वेस्टिंग वाला ऑप्शन आता है मर्ज, इन्होंने साफ बोल दिया इन केस ऑफ द ऑप्शन ग्रांटेड बाय द कंपनी ऑफ, क्या ड्यूरेशन दे रखा है मिनिमम पीरियड, क्या मैक्सिमम दे रखा है। कंपनी आपको जो साल रखना है रखो, लेकिन हमारी एक कंडीशन है, क्या 1 साल तो काम कराओ यार, कम से कम 1 साल काम करने वाली कंडीशन रखो। मैंने अपने एग्जाम्पल में 5 साल रखा था, मतलब आप मिनिमम लॉक इन में हो 1 साल तक का तो आपको ड्यूरेशन देना पड़ेगा, उसके बाद दो, मतलब 1 साल तक तुम काम करोगे तब मैं आपको ये सौंप दूंगी मिनिमम। क्या मैक्सिमम लिखा है, नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या, जितना लिखा है लिखो, 10 साल 20 साल, लेकिन फिर एम्प्लॉय मानेगा क्या। एम्प्लॉय को भी कुछ ऐसा साल दो जो वो करने का भी सोचे, आपका पर्पज ही फुलफिल नहीं होगा, है ना, पर्पज ही फुलफिल नहीं होगा, एम्प्लॉय रुकना ही नहीं चाहेगा। इस आपका प्लान क्या है, रोकना, ना कि फंड रेज करना। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्या लिखा है, कंपनी हैज फ्रीडम टू स्पेसिफाई लॉक इन पीरियड, कंपनी के पास फ्रीडम है स्पेसिफाई लॉक इन पीरियड द शेयर इश्यूड परसेंट टू एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन। अब कंसेप्ट समझो। अभी किसी ने मुझसे पूछा था दीदी एम्प्लॉय ने काम किया 5 साल हुआ, उसने एक्सरसाइज किया और तुरंत छोड़ दिया, कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, लॉक इन रख सकती है, ठीक है। कंपनी शेल हैव फ्रीडम टू स्पेसिफाई लॉक इन पीरियड ऑफ द शेयर इश्यूड परसेंट टू एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन। ये लॉक इन पीरियड चाहे तो क्या कर सकती है, छोड़ने को छोड़ सकती है, बेचने के केस में लॉक इन लगाया है। मतलब 100 रुपए का शेयर मार्केट में कितना हो चुका था, पनोस को लगा भैया 100 रुपए का शेयर 10,000 है, कंपनी से तुरंत खरीदने का, और कितने का फायदा, 9,900 का फायदा, फायदा ही फायदा है। तो कंपनी क्या कर देगी, कंपनी क्या कर देगी, स्पेसिफाई लॉक इन, भैया तुम 1 साल तक इसे नहीं बेच सकते, ये बात पहले से ही आपको प्री इन्फॉर्म कर दी जाएगी। 1 साल बाद बेच दो, अब फायदा है तुम्हारा। हम्म, नहीं लिखा इन लोगों ने, क्लैरिटी नहीं है, इन्होंने बस क्या लिख दिया है, रूल्स। रूल 12(6)(b स्टेट दैट कंपनी शेल हैव फ्रीडम, फ्रीडम है, वो चाहे तो लॉक इन ना रखे, फ्रीडम है, कंपनी की मर्जी है, वो चाहे तो स्पेसिफाई कर सकती है लॉक इन पीरियड फॉर दी शेयर इशू, जो भी उसने शेयर इशूड किया है उसको लेकर, उसको कल को बेचने को लेकर, इन्होंने क्लैरिटी नहीं दे रखी क्योंकि रूल्स छोटे छोटे दे रहे बीच में, ठीक है। आप चाहो तो इसे बेच सकते हो, लेकिन इसकी भी फ्रीडम है, 1 साल रखना 1 साल रखो, 2 साल 2 साल रखो, नहीं रखना है मत रखो, लेकिन आपकी मर्जी है। नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है, 5 साल तक आपको काम करना है, क्या तुम कंपनी के शेयर होल्डर हो, शोल्डर होने के लिए आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। 5 साल तक वेस्टिंग पीरियड में काम करो, एक्सरसाइज करने आओ, शोल्डर बन जाओ। डिविडेंड कब मिलेगा, जब आप शेयर होल्डर बन जाओगे। इस बीच 5 साल के बीच में कंपनी को समय समय पर जनरल मीटिंग करानी थी और वोटिंग लेनी थी, क्या तुम लोग वोटिंग देने के लिए एलिजिबल हो, ना आपको डिविडेंड मिलेगा ना आपको वोटिंग मिलेगा, क्यों, क्योंकि इन सब के लिए आपको शेयर होल्डर बनना है, अभी तक आप शेयर होल्डर नहीं हो। एम्प्लॉय नॉट हैव राइट टू रिसीव डिविडेंड, ना डिविडेंड मिलेगा ना वोटिंग मिलेगा, टिल कब तक, जब शेयर आर इशूड ऑन दी एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तक आपको किसी चीज का हक नहीं है। क्लैरिटी है, केस स्टडीज बनाकर पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है, या तो फोरफीट होंगे या तो रिफंड होगा, समझो। आपको जो ऑप्शन दिया है 100 रुपए का शेयर, मैंने आज आपसे 25 रुपए ले लिया, प्री डिटरमाइन प्राइस, मैंने क्या बोला 100 रुपए का शेयर है, आज मैंने ऑप्शन दिया तो मैंने एक लेटर दिया होगा और एप्लीकेशन फॉर्म दिए, तुमने बोला हाँ हम इस ऑप्शन को 5 साल तक काम करने में अग्री कर रहे हैं, डिसाइड करें, तो बदले में आपने क्या दिया होगा, 25 रुपीज भी दिए। तो इस तरीके से आपने ऑप्शन को एक्सेप्ट किया अभी, लेकिन इस एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगी, जब आप 5 साल तक काम करोगे और उस टाइम पे एक्सरसाइज करने होंगे। तो अभी आपने मुझे कितने रुपए दे दिया, आज की डेट में तुरंत 25 रुपए दे दिए। अब जैसे ही 25 रुपए देते हो, आपने 5 साल तक काम किया, इन्होंने कहा इफ द ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया विद इन द एक्सरसाइज पीरियड, हमने बोला कि एक एक्सरसाइज पीरियड था, प्रत्यक्ष बेटा मुंह धो सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। रिफंड क्या बोलता है, इफ द ऑप्शन इज नॉट वेस्टेड, समझना, एक तरफ बोलता है
नॉट एक्साइज एक तरफ क्या बोलता है, नॉट एक्साइज, और एक तरफ क्या बोलता है, नॉट वेस्टेड। दोनों में डिफरेंस बताओ। वेस्टिंग का पीरियड क्या बताया था, अर्न करना, मेरे एग्जाम्पल में अर्न 5 साल में करना। एक्साइज मतलब आपने 5 साल तक काम किया है, इसने बोला भैया वेस्टिंग नहीं है, मतलब आपने 5 साल तक काम नहीं किया। जो मैंने आपका 25 रुपए लिया था ना, ये रिफंड हो जाएगा अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया। बीच में अगर आपने छोड़ दिया, आप 5 साल तक काम नहीं करते हो, मतलब आपने कंडीशन फुलफिल नहीं करी, हमें पता चल गया कि आपने ये ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया, हम आपके तुरंत 25 रुपए रिफंड कर देंगे। लेकिन आप 5 साल तक काम करते हो, तो कंपनी के मन में आशा बनी हुई है, क्या आशा बनी हुई है कि भैया अब तुम आकर एक्सरसाइज करोगे। आप जाते हो 100 रुपए का शेयर जब आपको दिखता है मार्केट में 10 रुपए है, तो आप क्या कर रहे हो, उस ऑप्शन को एक्साइज कर रहे नहीं हो, मतलब रिजेक्ट कर रहे हो। तो इन्होंने कहा कि तब उस केस में हम आपके शेयर्स को क्या करेंगे, जो 25 रुपए जो ले रखे थे, जब्ती हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उस दिन आपको आकर कितने रुपए देने पड़ेंगे, 75 रुपीज देना पड़ेगा। ठीक है, 25 दे चुके थे, अगर ऑप्शन बढ़िया लगा 10,000 हो गए, तो आप 75 रुपीज दे के पूरा ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे। लेकिन उस दिन जाके अगर आपने डिसाइड किया, अगर आपने 5 साल काम करने के बाद डिसाइड किया, तो फोरफिट हो जाएगा। और अगर पहले ही कंपनी को छोड़ के चले जाते हो, तो आपका 25 रुपए आपको रिफंड कर दिया जाएगा। क्या फोरफिट और रिफंड का कंसेप्ट समझ में आ रहा है। वेस्टेड मतलब कि ड्यूरेशन जो अर्न करना होता है आपको, अर्न। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या लिखा है, कंडीशन। ऑप्शन जो आप एम्प्लॉय को दे रहे हो, क्या लिखा है, तुम मेरे क्वालिटी एम्प्लॉइज हो। मैंने कहा रक्षिता दी को मैं रोकना चाहती हूँ, ओमकर भैया को रोकना चाहती हूँ, जब मैं रोकना चाहती हूँ तो इनको ऑप्शन दूंगी ना। तुम क्या राइट इशू की तरह किसी अपने दोस्त यार को दे दोगे कि भाई तू कर कंटिन्यू, वो आकर मेरी कंपनी में काम करेगा। साफ बोलते हैं भैया ये ऑप्शन जिसको दिया है ना, वही ऑप्ट करेगा, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। ऑप्शन नॉट, आपने गिरवी रख दिया मॉर्गेज, आपने ये शेयर, शेयर मिले कि ऑप्शन मिला है, शेयर्स मिल गए, नहीं मिले भैया, 5 साल काम करना है। बैंक में जाते हो और क्या बोलते हो, ये ऑप्शन मिला है इसको गिरवी रख लो। भाई तुम शेयर होल्डर हो नहीं, ना डिविडेंड मिल रहा है, ना वोटिंग राइट मिल रहा है, ना ही से आप क्या गिरवी भी रख सकते नहीं है, बेच नहीं सकते, ना किसी को बेच सकते हो, ना कहीं गिरवी रख सकते हो, क्योंकि ये सब करने के लिए पहले आपको एक्चुअल में शेयर होल्डर बनना पड़ेगा। जब आपके पास से शेयर्स आ जाएंगे तब गिरवी रखना है रखो, तब आपको बेचना है बेचो। लेकिन जब तक ये ऑप्शन ऑप्ट नहीं हुआ, तो ना तो ये ट्रांसफरेबल है, और ना ही आप इसे गिरवी, प्लेज, हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज, सबका मतलब एक होता है गिरवी रखना। क्लियर है। नेक्स्ट, नो पर्सन entitled to exercise the option other than employees। दिया एम्प्लॉय को है, एम्प्लॉय रखेगा, एम्प्लॉय के अलावा कोई और रख सकता नहीं है। रिनाउंस का ऑप्शन नहीं है, रिनाउंस का ऑप्शन इकलौता एक जगह ही होता है, दैट वाज राइट इशू, बाकी कहीं नहीं होता। याद रहेगा। 3 बातें, सबसे लास्ट वाली बात पहले, ये ऑप्शन किसको मिला है, सिर्फ एम्प्लॉय। फिर फर्स्ट वाला पॉइंट क्या बोलता है, एम्प्लॉय को मिला तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, मॉर्गेज, हाइपोथेकेट, प्लेज, गिरवी नहीं रख सकता। क्लियर है, मतलब सबका एक ही होता है, सबका मतलब एक ही होता है। आप लोगों के लिए हाइपोथेकेट, प्लेज, मॉर्गेज, अदरवाइज इनकम्बेंट मतलब भी बर्डन होता है, इसका मतलब भी गिरवी रखना होता है, बर्डन क्रिएट किया आपने। अलाइनेट मतलब ये सब का मतलब एक होता है, बस इसमें थिन लाइन ऑफ डिफरेंसेस रहते हैं। अभी वो डिफरेंसेस पढ़ने के लिए एलिजिबल नहीं हो, जिगल में वो डिफरेंसेस आप पढ़ते हैं, वो आपको बताएगा कि प्लेज कब बोलते, कब हाइपोथेकेट बोलते, कब मॉर्गेज बोलते। अभी आपके लिए गिरवी, आपने कोलेटरल सिक्योरिटीज भी सुनी होंगी, तो अभी आपको यही सारे मतलब में जाना है। ठीक है, मान लो एक एम्प्लॉय को दिया हमने, उसकी डेथ हो जाती है, इन केस क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, या फिर वो क्या हो गया, बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है जिसमें बहुत बड़ी मशीन्स होती है, जिसमें बंदा काम करते करते कुछ उसके साथ, है ना, इतना बड़ा कुछ केस हो गया कि हाथ पैर कुछ कट हो गया, वो परमानेंट डिसेबल हो गया, मतलब अब वो काम नहीं कर सकता। या फिर एम्प्लॉय ने क्या किया, रिजाइन। 3 सिचुएशन है। रिजाइन करना तो बिल्कुल आसान है, अगर रिजाइन कर दिया तो खत्म, ऑप्शन ही खत्म हो गया आपका, रिजेक्ट हो गया, रिफंड हो जाएगा। शेयर होल्डर तो है ही नहीं ना, मैंने रक्षिता दी को दिया, हम अभी सॉप पढ़ रहे, सॉप एम्प्लॉय को दिया जाता है, मैंने रक्षिता दी को ऑप्शन दिया, दीदी ने रिजाइन कर दिया, तो वो शेयर होल्डर तो है ही नहीं, अलॉट ही नहीं के ऑप्शन। 5 साल का ड्यूरेशन चल रहा है। ठीक है, इन 5 सालों के बीच में क्या क्या इंसिडेंट हुए, पहला इंसिडेंट मैंने क्या बोला, रिजाइन कर दिया, खत्म बेटा, रिजाइन कर दिया, टर्मिनेट, भैया कुछ नहीं मिलने वाला, आपका ऑप्शन 0 हो गया। ठीक है, अब पहले 2 पैराग्राफ है इंपॉर्टेंट, इन्होंने कहा अगर डेथ हो गई तो आपकी लीगल हायर, आपका जो नॉमिनी है वो, उसको जितना बनता है उसका उसको हक मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 साल है,
कंपनी बहुत ज्यादा है ना हार्श नहीं होती है, आपने 2 साल काम किया, अब आपकी तो डेथ हो गई ना। अगर आपकी डेथ हो गई है तो 2 साल तक के लिए जितनी मेहनत का बनता है कंपनी उतना आपको दे देगी, उतना दे देगी। अब कभी कभार कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जिसमें क्या होता है कि पापा के बदले उनके बच्चों को नौकरी मिल जाती है, फिर वो आगे कंटिन्यू करेंगे तो उनको मिल जाएगी। अब वो सिचुएशनल है, कभी कभार नहीं मिलती है, तो जितना 2 साल का अगर जितनी मेहनत का बनता है उतना आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, अगर आप क्या हो गए परमानेंट इनकेपेबल हो गए, तो भाई इन्होंने साफ बोल दिया हम आपको ये ऑप्शन दे देंगे, क्योंकि आपने खुद से नहीं छोड़ा है, सिचुएशन ऐसी हो गई थी। पहली 2 केसेस में क्या है, सिचुएशन ऐसी हो गई है, अगर बंदा मर गया है तो उसकी लीगल हायर को मिलेगा, अगर बंदा जिंदा है लेकिन उसके हाथ पैर अब काम नहीं कर सकते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। तो 2 केसेस में आपको मिल जाएगा, कब नहीं मिलेगा, जब आप कंपनी को छोड़ते हो खुद से। क्लियर है, इन 2 सिचुएशन में खुद से छोड़ा नहीं गया है, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। क्लैरिटी है, हाँ रिफंड हो जाएगा 25 रुपए का जितना दिया था। हम्म हम्म मिल सकते हैं, लेकिन इनको को बोला कि तुम जिंदा हो तो तुम्हें तुम्हारा हक मिल जाएगा, उसके बाद जो प्रोसेस होगी वो बाद में देखा जाएगा, वो लेकिन अलग है। क्योंकि यहाँ लॉ नौकरी का नहीं है, यहाँ लॉ क्या बोल रहा है, वो एम्प्लॉय को जो इक्विटी था वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पहले केस में इक्विटी मिलेगा, उसके बच्चों को मिलेगा क्योंकि वो मर चुका है। दूसरे केस में क्या बोला, उसी को मिल जाएगा जिंदा है, ठीक है। और तीसरे केस में बोले भैया छोड़ दिया कुछ नहीं मिलेगा। क्लैरिटी है, जॉब मिलना नहीं मिलना ये हर एम्प्लॉयमेंट के खुद के टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। पब्लिक के अलग होती है, प्राइवेट के अलग होती है, सरकारी लोगों का अलग होता है, तो वो जो बोलेगी उसके अकॉर्डिंग होगा। क्लियर है बच्चों, चलिए। ये बोर्ड रिपोर्ट कहाँ से आ गया, क्या था इसका मतलब, पूरे साल भर में अगर आपने सॉप किया है तो बोर्ड रिपोर्ट में ये सारी एंट्री कर देने का, पूरी डिटेल जो एजीएम में आपको शेयर के सामने देनी पड़ती है। वेरी गुड, डिस्क्लोज कर देना इसॉप की सारी बातें और पूरी स्कीम। हेडिंग क्या लिखा है बताओ, एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। क्या नंबर ऑफ अलॉटीज बढ़ रहे तुम्हारे, 5 साल बाद बढ़ जाएंगे, जैसे ही बढ़ेंगे तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, PAS 3। MGT 14 कब करते हैं, SR पास करना होगा, क्या हम SR पास कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, अपनी होल्डिंग अपनी सब्सिडी को पूछने तो SR पास करना होगा, सब भूल गए। वापस वापस, कंपनी सॉब लेकर आ रही है तो पहले अपने शोल्डर से पूछेगी ना, पूछेगी तभी होगा, तो हम MGT 14 भी करेंगे और पास 3 भी सब करेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा कि भैया यहाँ बोला है कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें सारे के सारे एम्प्लॉय जिनको ये हमने ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि ये अभी शोल्डर नहीं बने हैं, आगे चल के जब बनेंगे तब पास 3 देना, अभी मत दो। अभी आप एक रजिस्टर मेंटेन करो जिसका फॉर्मेट हमने कहाँ दे रखा है, SS 6 में दे रखा है। उसमें साफ लिखा होगा इस एम्प्लॉय को ये ऑप्शन दिया, उसने इतना पैसा दे दिया, ये पूरी डिटेलिंग, तो जिस पैटर्न में हमने बोल रखा है उस पैटर्न में उस रिकॉर्ड को मेंटेन करो। साथ में बोला मेंटेन आपको वो जो रजिस्टर है कहाँ संभाल के रखना है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस में रखो। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रखा है तो किसी और जगह पे भी रख सकते हो, अदर प्लेस। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपस में डिसाइड करते कि भैया हमारी वर्किंग यहाँ नहीं है हम वहां करेंगे, तो वहां भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दी एंट्रीज इन द रजिस्टर शेल बी ऑथेंटिकेटेड बाय दी CS। CS प्लीज ध्यान रखे सारी चीजों का कि भाई सही एम्प्लॉयज की नेम है कि नहीं, उनको कितना ऑप्शन मिला है, कितना पैसे ले लिए, ये सारी चीज एक बार क्रॉस चेक कर ले। अगर कंपनी में CS नहीं है तो कंपनी के किसी सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी एक डायरेक्टर को ये काम देगा, और वो ये डायरेक्टर इस चीज का कंसर्न रखेगा कि रजिस्टर मेंटेन है क्या, रजिस्टर कहाँ रखा है, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना है वहां रखो, कहीं और डिसाइड किया तो वहां भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर बच्चों, पक्का, हाँ। शेयर होल्डर की काउंटिंग में अभी नहीं आएंगे, कब आएंगे, 5 साल बाद जब वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। अभी हम बस अलग से रजिस्टर रख रहे, वो रजिस्टर ऑफ मेंबर नहीं है, रजिस्टर ऑफ इसॉब है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कंपनी को इन 5 सालों में तो कितने अप डाउन होंगे। रजिस्टर में बस क्या लिखा होगा, इन एम्प्लॉयज को हमने ये ऑप्शन दिया है, धीरे धीरे अगर वो रिजाइन करते जा रहे तो कट कट करते जाएंगे। ना पब्लिक में काउंट करेंगे ना प्राइवेट में काउंट करेंगे, काउंटिंग तो किसी में भी नहीं होगी, जब बन जाएंगे तब तो होगी ना। वेरी गुड, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ध्यान दो। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बताओ जरा, 3 बातें थी, रिस्ट्रिक्शन थी, और क्या था, लिमिटेशन थी, और प्रोहिबिशन था। अब मुझे बताओ, रिस्ट्रिक्शन में क्या बोला था, शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरा लिमिटेशन में क्या बोला था, 200। प्रोहिबिशन मतलब पब्लिक के पास
नहीं जा सकते। चलो मैं इस 200 की बात करती हूँ। याद करो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, जब 200 की काउंटिंग करेंगे तो अगर आपने एम्प्लॉय को दिया तो इसने, अगर एम्प्लॉय क्या है, चाहे पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो, शेयर होल्डर है वो, लेकिन उसे काउंट ही नहीं करेंगे कि भाई आपकी कंपनी ने 200 की लिमिट क्रॉस कर दी, अब आपको जबरदस्ती पब्लिक बनना पड़ेगा। ये सारी खतरनाक बातें नहीं करेंगे आपसे। आपके कंपनी के वो शेयर होल्डर है, आपकी कंपनी में 250 शेयर होल्डर है, जिसमें से 50 क्या है, एम्प्लॉइज। हम आपको छूट दे रहे हैं, हम आपको क्या दे रहे हैं, छूट। वो कंपनी के शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर है, लेकिन बस काउंट नहीं कर रहे फॉर दी 200। बात समझ में आई? अब मैं आ रही हूँ इसॉप में। इसॉप में भी 5 साल काम करना है। अभी तो आप शोल्डर भी नहीं हो, ना प्रेजेंट हो ना पास्ट हो, अब ये तो आप शोल्डर भी नहीं हो। कब बन जाओगे? 5 साल के काम कर लो, जब एक्सरसाइज कर लो, उस टाइम भी अगर आपने रिजेक्ट मार दिया तो रिजेक्ट मार दिया, ठीक है। उस टाइम पर आप शोल्डर बन जाओगे, प्रेजेंट शोल्डर बन जाओगे, लेकिन हम आपको बस काउंट नहीं करेंगे, हम कंपनी को छूट देना चाह रहे हैं, आप इक्विटी शोल्डर हो। क्लैरिटी है? पक्का? काउंटिंग की बस बात हो रही थी वहां। कंपनी अपने भले के लिए यूज करती है और उसकी भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं अकाउंटिंग के, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का होता है, वैसे फॉरफिट का भी पैसा जगह जगह यूटिलाइज होता है, होता है, होता है। क्लैरिटी है बच्चों? पक्का? बोलो। किसका? अच्छा, ये सब लैटिन टर्म्स है, ठीक है, रिलेटेड टू होता है, रिलेटेड टू, ठीक है। चलो चलो वापस आओ। हेडिंग क्या लिखा है नेक्स्ट? लिस्टेड कंपनी हैज टू कंप्लाई, क्या कुछ नहीं बताया? इन्होंने कहा हमने जो कुछ भी बताया ना एक नॉर्मल कंपनी के लिए बनाया है, बताया है। अगर कंपनी लिस्टेड है तो सेबी जो एक्स्ट्रा बातें बोलेगी आपको वो सारी फुलफिल करनी पड़ेगी। आ गया फॉर्म फिर से? एसआर है, एमजीटी 14 है, अलॉटीज बढ़ गए हैं, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, एक जगह 15 था वो, या फिर याद रखना पड़ेगा। क्लैरिटी है? बोलो। आज हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ा? राइट इश्यू, और हमने पढ़ा फर्दर इश्यू। इस फर्दर इश्यू में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? राइट इशू। राइट इशू किसको देते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। कभी कभार बस बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाता है, और कभी कभार हमें एसआर भी पास करना पड़ता है। बोर्ड रेजोल्यूशन से काम कब चलता है? जब इक्विटी देंगे। एसआर कब पास करना पड़ेगा? प्रेफरेंस देंगे। हम एक डॉक्यूमेंट देते हैं ऑफर करने के लिए, उसका नाम क्या होता है? लेटर ऑफ ऑफर। बात समझ में आ गई? फिर उसी के अंदर हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि भाई लेटर ऑफर दोगे ना तो उसमें सारी बातें लिखी होनी चाहिए, विंडो कितने दिन के लिए ओपन होनी चाहिए। लॉ ने बोला 15 दिन से कम मत रखना और 30 दिन से ज्यादा नहीं। अब आपकी कंपनी जो बोल रही है प्लीज आप अपने वो लेटर ऑफर में स्पेसिफाई कर दो। साथ में आप ये भी स्पेसिफाई करोगे कि शेयर होल्डर चाहे तो ये ऑप्शन को रिनाउंस कर सकता है। रिनाउंस वो किसी को भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी बातें लिखो और फिर आपको दे दो। क्लियर है? चलो। फिर हमने पढ़ा कि कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, अपने लोन को, अपने डिबेंचर को कन्वर्ट कर सकती है इक्विटी में। अगर वो कन्वर्ट कर रही है तो प्लीज आपको वो ऑफर डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई करना पड़ेगा और शेयर होल्डर से भी पूछना पड़ेगा। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्या करते हो, गवर्नमेंट अगर आपको लोन देती है, उनका अगर आपको करना है तो गवर्नमेंट अपनी मर्जी चला सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप एनसीएलटी के पास जाओगे, जब भी आपके साथ ऐसा हुआ वहां से 60 डेज के अंदर शिकायत करने पहुंचो। एनसीएलटी बातें सुनेगी और एनसीएलटी जो ऑर्डर देगी आपको बात माननी पड़ेगी। अब एनसीएलटी ने फेवर किया, अब आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे। सीजी बोलती है मैं पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही हूँ। सीजी बोलती है कि आपका वो ऑफर डॉक्यूमेंट चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, इससे फर्क पड़ता नहीं है, हम जनता के लिए कर रहे हैं और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगेंस्ट हो तो एनसीएलटी। क्लैरिटी है? फिर हम आते हैं इसॉप के केस में। इसॉप क्या बोलता है? किसे देने का? एम्प्लॉय को देने का। क्यों? पर्पस क्या है? पैसा रेज करना है क्या? पर्पस रिटेन करना। हमारा पूरा फोकस है तुम हमारी कंपनी के अच्छे टैलेंट हो, 5 साल तक काम करो, हमारी कंपनी अपने आप बढ़ जाएगी। हम प्री डिटरमाइंड प्राइस पहले से दे रहे हैं आपको। फ्यूचर डेट हम पहले से बता रहे हैं कि 1 जनवरी 2030 को आ जाने का, ठीक है। 100 रुपए में हमने बोला आपका, हम ये शेयर आपको ये शेयर दे देंगे। आज आप हमें 25 रुपए दो। अगर आप 5 सालों तक काम करते हो और एक्सरसाइज करते वक्त ऑप्ट करते हो तो वेरी गुड। अगर नहीं अगर ऑप्ट करते हो तो 75 रुपीज देने का, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, मर्जी है, कोई भी प्राइस हो सकती है, ठीक है। अगर आप ऑप्ट नहीं करते हो, उस दिन 5 साल आपने काम किया और ऑप्ट नहीं करते हो, तो आपका पैसा फोरफिट होगा कि रिफंड होगा? 5 साल तक काम करने के बाद फोरफिट होगा कि रिफंड होगा? फोरफिट होगा।
2 साल में ये काम छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, रिफंड। आपने ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया तो भैया अपना पैसा लेके जाओ। पूरा काम करने के बाद, मार्केट की प्राइस देखने के बाद रिजेक्ट किया ना, तो भैया कंपनी ने भी तो इतने साल तक ये ऑप्शन आपके लिए बचा के रखा, उसकी भी तो कोई कॉस्ट बनती है, तो उन्होंने कहा 25 रुपए हमारे। क्लैरिटी है? पक्का। ESOP किसे दिया जाता है? परमानेंट एम्प्लॉय और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी दिया जा सकता है। क्यों नहीं दिया जा सकता? प्रमोटर को दे सकते हैं, प्रमोटर को दे सकते हैं, नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है कंपनी को चलाने के लिए। उस डायरेक्टर को दे सकते हैं जिसके पास 30% है, 9% है, 10% है, 10% है, हाँ दे सकते हैं। क्लैरिटी है? 11 है उसको नहीं दे सकते हैं। अगर स्टार्टअप कंपनी है तो आप पर ये प्रमोटर वाली बात एप्लीकेबल नहीं है। प्रमोटर को 10 साल तक, 10 साल कहां से गिनेंगे? जिस दिन आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। क्लैरिटी है बच्चा? अगर राइट इश्यू पढ़ लिया है तो बोनस बन जाएगा, अगर ESOP पढ़ लिया तो सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है, तो कोई ब्रेक नहीं पढ़ना है। बीच में प्रेफरेंशियल इश्यू को थोड़ा सा ब्रेक स्किप करूँ 2 मिनट के लिए, रुको तो। हेडिंग क्या लिखा है? बोनस। जरा मुझे बताओ बोनस क्या था? चूना। थोड़ा अब टेक्निकल टर्म में अपन बोलेंगे, ठीक है? बहुत हो गया इनफॉर्मल, धोखा देना, चूना लगाना, समझो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बोनस शेयर फटाफट पहुंचो जल्दी। गुड गुड गुड। इनफॉर्मल तरीके से धोखा बोला, चूना बोला, जो बोलना बोलो। फॉर्मल तरीके से टेक्निकल टर्म क्या लिखा है? कैपिटलाइज इट्स। आपने प्रॉफिट को क्या किया है? कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, दैट वाज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है? वापस, बोनस मतलब क्या? बोनस मतलब क्या? कैपिटलाइजेशन करना। किसका कैपिटलाइजेशन करना? प्रॉफिट का। बाय इशूइंग, क्या बोल दिया आपसे? फुल्ली पेड बोनस। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और आपका जो प्रॉफिट है उसे कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। अब टेक्निकली बोलना, ठीक है? चूना धोखा मत बोलना, मन में रखना है ये सब। क्या बोलोगे? प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन किया। अब इन्होंने कहा भैया ये 63 है, ये 63 की बातें हो रही है। राइट इश्यू के बाद बोनस इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि दोनों में डिफरेंशिएशन आपको पता चले। राइट इश्यू भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, बोनस भी दिया जाता है, लेकिन राइट इश्यू में आपसे थोड़े बहुत पैसे लिए जाते हैं, बोनस में आपसे पैसा नहीं लिया गया है, फुल्ली पेड दे दिया गया है ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों? क्योंकि आपकी प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट किया। इन्होंने बोला लेकिन बोनस शेयर इशू करते वक्त ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट मतलब पहला बेनिफिट क्या बोला? वही धोखा। कौन सा धोखा? जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो आपकी बैलेंस शीट में जो दिख रहा था उसको आपने क्या कर दिया? कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, कुछ भी मेहनत करनी नहीं पड़ी। क्या लिखा है? फंड फ्लो आपका कहीं से भी इफेक्ट नहीं हुआ। पहले भी फंड दिख रहा था प्रॉफिट में, अभी भी फंड दिख रहा है कैपिटल। पैसा आप ही के पास रखा है, किसके पास? कंपनी के पास। तो इसीलिए आपका फंड फ्लो ब्रेक नहीं होता। मार्केट वैल्यू कंपनी की क्या हो जाती है? market value company shares come down to their nominal value by issue of the bonus। इन्होंने कहा कि भैया कंपनी, दुनिया को आपने क्या दिखाया कि फ्री में आपने दे दिया, तो ज्यादा शेयर्स तो दिख रहे हैं ना, ज्यादा शेयर दिखे तो नॉमिनल वैल्यू में आ गया, ये कम हो गया। मार्केट में जो इंक्रीज दिख रहा था अब तुम्हारे शेयरहोल्डिंग हमने बढ़ा दी तो वैल्यू क्या हो गई? नीचे कम हो गई। मार्केट वैल्यू मेंबर्स के सेंस में अगर मैं बोलूं तो होल्डिंग क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई ना। आपके पास 10,000 थे, 10,000 की जगह 20,000 आ गए, आपकी शेयर होल्डिंग बढ़ गई है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में वैल्यू क्या हो गई? आपकी कम हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स तो ज्यादा दिख रहे हैं ना। पर्सनली देखा जाए तो आपकी होल्डिंग बढ़ गई, लेकिन एज अ कंपनी देखा जाए तो पहले 1 लाख था, अब 2 लाख हो गए, 3 लाख हो गए, 4 लाख हो गए। तो मार्केट में ज्यादा दिख रहा है, सॉरी मार्केट में क्या दिख रहा है? वैल्यू कम दिख रही है। इंडिविजुअली आपकी होल्डिंग ज्यादा दिख रही है, वोटिंग राइट्स में आपका इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट, बोनस शेयर इज नॉट अ इनकम। बोनस शेयर इनकम, इनकम नहीं है, हेंस इट इज क्या लिखा है? टैक्स भी नहीं लगेगा। कल को हम कहेंगे कि भैया आपके पास 10,000 का शेयर है, 10 की जगह 20 हो गया, तो भैया आपको क्या शेयर कुछ फायदा हो रहा है? उन्होंने कहा भैया कोई इनकम, इनकम थोड़ी ना हुई, अगर इनकम नहीं हुई तो भैया टैक्सेबल भी नहीं है। क्लियर है? हाँ जी बोलो, कौन सा वाला पॉइंट? थर्ड वाला पॉइंट। वापस, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है समझेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर्स कम डाउन। पहले आपकी कंपनी के कितने शेयर्स दिख रहे थे? एग्जाम्पल 1 लाख कर देते, एग्जाम्पल कितना दिख रहा था? 1 लाख दिख रहा था, ठीक है? अब मुझे बताओ कितने दिख रहे हैं? 2 लाख दिख रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि जो शेयर्स हैं वो कम हो गए हैं, मतलब कि ये तो बस दिखाने के लिए ज्यादा है ना। दिखाने के लिए ज्यादा क्या है? पहले 1 लाख थे वो 2 लाख हुए, लेकिन किसने खरीदा? किसी ने खरीदा थोड़ी ना है।
आप ही के आ गए। तो जो अभी मार्केट में 100 रुपए दिख रहा था, समझ लो मार्केट में आपकी कंपनी की अच्छी वैल्यू थी, कितनी दिख रही थी? 100 रुपए की वैल्यू थी, लेकिन किस हिसाब से थी? 1 लाख के हिसाब से। इन्होंने कहा अभी भी 100 ही है, लेकिन अब शेयर्स कितने बढ़ चुके हैं? 2 लाख। तो 100 की जगह वो क्या हो चुका है? 50 हो गया, कम हो गया। तो मार्केट में जो वैल्यू थी आपकी, जो 100 थी, वो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ चुके हैं, लेकिन मार्केट में वैल्यू तो 100 रुपए थी ना। इस चक्कर में आपके कितने हो चुके हैं? मतलब पहले 100 बढ़ता था कितने में? 1 लाख लोगों में। अब 100 बढ़ रहा है कितने में? 2 लाख लोगों में। तो इन्होंने कहा ये तो कम हो गया ना। तो बस ये बोल रहे हैं कि मार्केट में आपने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाए। इट इज जस्ट लाइक कि कम, हमारी कंट्री है, करेंसी ज्यादा इशू कर दे रही है। जब ज्यादा करेंसी इशू कर देती है तो वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आपके पास मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, फ्लोट कितने हो रखे थे? 1 लाख। अब कितने फ्लोट हो चुके हैं? 2 लाख। लेकिन वैल्यू थोड़ी ना बढ़ गई आपकी अचानक से, था तो 100 ही। अब इसको टाइम लगेगा, ठीक है। चल, अब बॉक्स क्या बोलता है? कंपनी ने एक बार क्या कर दिया? अनाउंस कर दिया। ये कौन अनाउंस करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक बार आज मीटिंग में अनाउंस कर दिया, हम आपको बोनस दे रहे। अब वो पीछे नहीं हट सकती, मतलब देना ही पड़ेगा। अगर वो पीछे हटेगी तो पेनल्टी वेनल्टी, जो भी एक्सेप्शनल केसेस है, ठीक है। बोनस जो शेयर है, इसमें पैसा कहां से आएगा? इन्होंने कहा कि भैया फ्री रिजर्व का पैसा, आप ही का प्रॉफिट रखा था। क्या लिखा है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कुछ याद आ रहा है? पहला ही पॉइंट था उसका, फुल्ली पेड बोनस शेयर। नेक्स्ट क्या लिखा है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, आपने एक रिजर्व मेंटेन करके रखा था। अगर आपकी कंपनी को बोनस शेयर इशू करना है तो बैलेंस शीट में से कहां कहां से पैसा निकालोगे? फ्री रिजर्व में रखा प्रॉफिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में रखा पैसा, और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, आपने कुछ रिजर्व मेंटेन करके रखे थे कि जब जब आपको कैपिटल वापस करना पड़ेगा तो उस रिजर्व का पैसा भी आप यहाँ यूज कर सकते हो। क्लैरिटी है? पक्का? नो इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। क्या लिखा है? जरा मुझे बताओ, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स बताओ। हमने कहा कि भैया जब हमने खरीदा था ना जमीन, जमीन 1 लाख की थी, अब बढ़ गई है 50 लाख की हो गई है। हमने बेचा थोड़ी ना है। बेचेंगे तो भैया प्रॉफिट होगा, कैपिटल गेन होगा। इन्होंने कहा भैया 1 लाख थी और आपने बस अपने अकाउंट को रीवैल्यू किया, दिखाया कितना? 50 लाख। तो 50 लाख वाली जो चीज है उससे क्या बोनस शेयर इशू करोगे क्या? नहीं। हम नॉर्मल रिजर्व की बात कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन वाले रिजर्व की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक तरीके से रखा हुआ है, बेचा नहीं है पैसा। बुक वैल्यू टर्म में तो दिख रहा है आपको, लेकिन एक्चुअल में कैश है क्या? नहीं। क्लैरिटी है? अगर बोनस शेयर इशू करोगे तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन। पहली कंडीशन क्या? क्या आर्टिकल में परमिशन है कि आपका कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है? अगर परमिशन है तो करो, नहीं तो क्या करने का? ऑल्टर कर दो। नहीं करने वाला ऑप्शन है, मन है ना करने का, आर्टिकल को बदल दो, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है? बोनस शेयर्स के लिए इन्होंने बस क्या बोल दिया? और से काम चल जाएगा। लेकिन सुनो, बोनस शेयर इशू करने वाली कंपनी, आप इन डिफॉल्ट्स में नहीं हो। पहला पॉइंट तुम ही पढ़ोगे, डिफॉल्ट का पहला पॉइंट पढ़ो। दो बातें लिखी, एक तरफ डेट सिक्योरिटी और फिक्स डिपॉजिट। कंपनी ने डिपॉजिट इशू करे, इट इज लाइक का, समझ लो एफडी, ठीक है। तुमने मेरी कंपनी, आईटेक्स कंपनी के, मैंने डिपॉजिट इशू किए, तुमने लिया और मुझे 5 लाख दे दिया, और 5 लाख की तुम्हारी बन गई एफडी। मैंने कहा था 2 साल में रिटर्न कर दूंगी, नहीं रिटर्न किया। मतलब मैंने क्या किया? प्रिंसिपल में क्या किया? डिफॉल्ट किया। मैंने प्रिंसिपल दे दिया, लेकिन क्या डिफॉल्ट किया? इंटरेस्ट का बचा है, मतलब कुछ दे दिया कुछ बचा है। इन्होंने कहा चाहे प्रिंसिपल हो चाहे इंटरेस्ट, किसी भी टाइप का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या लिखा है? डेट सिक्योरिटी, एग्जाम्पल बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर हो गया, जो रिटर्न करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि भैया इसका प्रिंसिपल, इसका इंटरेस्ट नहीं दिया, अगर आपकी कंपनी डिफॉल्ट करती पाई जाती है, तुम कह रही हो पैसा है। हमने बोनस में क्या किया था? प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया ना, इनका पैसा रखा है ना, तो इन पैसे को, इन डिफॉल्ट को ठीक क्यों नहीं कर लेते? बस आपको डिविडेंड ज्यादा नहीं देना है, इस चक्कर में क्या कर रहे हो? इनको बोनस दे रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट। पैसा अगर रखा है ना तो इन पर्पस के लिए यूज करो। आपको किसी को पैसा रिटर्न करना है, अगर आप इन डिफॉल्ट इसमें आते हो तो हम आपको बोनस शेयर इशू करने नहीं देंगे। नेक्स्ट डिफॉल्ट आप रीड करेंगे। कुछ बताया था मैंने, कुछ स्टैट्यूटरी यूज होती हैं, एज पर लॉ लीगल यूज होते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखा है? आपने बोनस बोला था, पैसे वाला बोनस की बात हो रही है, वो जो दिवाली बोनस है वो बोला था दिया ने। या फिर ग्रेचुइटी और प्रोविडेंट फंड, आपके काम करने के लिए लॉ ने कुछ सिस्टम्स बनाए, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका पैसा हमारे पास रखा है, ठीक है। इस पैसे को रिटायरमेंट के टाइम पे मुझे देना था, मैंने ये सारे पेमेंट नहीं करी है, इसमें क्या कर रखी है? डिफॉल्ट। तो आपको बोनस शेयर इश्यू करने
नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, ग्रेचुटी का। ग्रेचुटी का, ग्रेचुटी जो टर्म है ये टेक्निकल टर्म है, इसे आप कहाँ पढ़ोगे, इनकम टैक्स में डिटेल में पढ़ोगे। ग्रेचुटी इज लाइक अ रिटायरमेंट के टाइम पे जो आपको पैसा दिया जाता है इकट्ठा एक साथ। प्रोविडेंट फंड का पैसा अलग डिडक्ट किया जाता है और ग्रेचुटी का रिटायरमेंट। प्रोविडेंट फंड ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट में भी दे दिया जा सकता है, लेकिन ग्रेचुटी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट में नहीं दिया जाता है। इट इज लाइक अ पेंशन काइंड ऑफ होती है वो, ठीक है। तो ग्रेचुटी को भी पेंशन जैसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, अगर आपकी कंपनी के क्या है, उस पार्टली को क्या करो भैया, फुल्ली, फुल्ली होना चाहिए तभी दिया जाएगा। नो इश्यू, क्या लिखा है, डिविडेंड हमेशा कैश में दिया जाएगा। आप ये नहीं बोलोगे कि भैया हमने बोनस दे दिया मतलब डिविडेंड दे दिया। बात समझ में आ रही है, डिविडेंड के बदले में नहीं दिया जाएगा। डिविडेंड अलग होता है, बोनस अलग होता है। डिविडेंड मतलब आपको कैश दिया जाएगा, बोनस मतलब आपको इक्विटी दिया जा रहा है, शेयर्स दिया जा रहा है, तो ये डिविडेंड नहीं है। क्लैरिटी है। क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, बोनस शेयर की कंडीशन। फटाफट, पहली कंडीशन क्या थी, आर्टिकल में परमिशन है तो बढ़िया, नहीं है तो ऑल्टर करा दो। सेकंड क्या, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है, कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो, फुल्ली पेड ही पे ही दोगे, और ये डिविडेंड के बदले में नहीं है। इन्होंने कहा कि भाई एमजीटी 14 लगेगा, लेकिन यहाँ तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन था, क्यों एमजीटी 14 आ गया, क्योंकि आपने अपने आर्टिकल को क्या किया होगा, अगर ऑल्टर किया है तो एमजीटी 14 देने का, ऑल्टर नहीं किया है तो एमजीटी 14 की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एमजीटी 14 स्पेशल रेजोल्यूशन में आता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में नहीं आता। बता दो, अलॉटीज तो सेम है, लेकिन उनका अलॉटमेंट आपको एक्स्ट्रा जो शेयर्स मिले इसकी पूरी डिटेलिंग पास 3 के थ्रू आपको देनी पड़ेगी। ये फॉर्म देखो बच्चा हर जगह आते हैं, इनको तो रट लो, इनको तो याद कर लो। क्लैरिटी है, एग्जाम्पल आप खुद रीड करेंगे। हाँ जी, वेरी गुड, उसको ऑर्डिनरी कर लो, समझो मेरी बात, एक ही बात है। मैंने आपको क्या बोला है, अगर कहीं रेजोल्यूशन स्पेशल नहीं लिखा है तो मान लिया जाएगा कि वो क्या है, ऑर्डिनरी। कहीं आप बोलोगे ना दीदी बस रेजोल्यूशन लिखा है लेकिन बताया नहीं है, तो ज्यादातर केसेस में वो क्या होगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही होगा, क्योंकि स्पेशल को स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्लैरिटी है, पक्का। 3 कंसेप्ट पढ़े, पहला कंसेप्ट क्या पढ़ा, फटाफट रिवाइज कर रहे हैं। पहला क्या पढ़ा, दूसरा क्या पढ़ा, नेक्स्ट क्या पढ़ा, बोनस क्या होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इस ऑफ क्या होता है, मोटिवेट करना, लेकिन फ्यूचर में आपसे काम करवाएंगे, उसके काम का आपको मिलेगा इक्विटी। स्वेट अलग है, स्वेट नेक्स्ट टॉपिक ही पढ़ेंगे अपन, ठीक है, बाद में। लेकिन राइट इश्यू क्या होता है, क्या राइट इश्यू और बोनस में डिफरेंस आ रहा है, राइट इश्यू एग्जिस्टिंग को दिया जाता है, बोनस को भी एग्जिस्टेंस को, मुझे तो डिफरेंस नहीं दिख रहा, पहला डिफरेंस बताओ। वेरी गुड, और बोनस में पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वेरी गुड, राइट इशू में रिनाउंस करने वाला ऑप्शन होता है, बोनस में ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब होता ही नहीं है रिनाउंस, तो कुछ भी रिनाउंस एक ही जगह आएगा, दैट वाज राइट इशू। और बताओ डिफरेंस, बस कुछ नहीं, जहां समझ में आए इसकी प्रोसीजर लिख दिया करो, उसका पूरा कंसेप्ट बता दिया करो, राइट इशू में हमने ये बातें पढ़ी, ठीक है। मे बी सिमिलर हो सकता है, मे बी सिमिलर हो सकता है, प्रोसेस फॉर्म में बता दो, दैट्स इट। क्लैरिटी है। वैसे मेन डिफरेंस यही है, पैसा, पैसा लेना और पैसा नहीं लेना। क्लियर है बच्चों, क्लैरिटी है। यहाँ पे सारे टॉपिक होते हैं ओवर